अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन कराची से। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। और महक कहां पर हैं? क्योंकि महक है लाहौर में, लेकिन महक ने आज दिया है हमें छोटा सा धोखा। नाश्ता करने गई तो थी, हमें लेकर नहीं गई। महक कहां पर हैं आप? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपने बिल्कुल सही कहा, नाश्ता करने गई थी। मैं आपको नहीं लेके गई इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि आप मुझे देख के कहेंगे कि आप कितना खाती हैं और आप जेलस भी होंगे। तो कोई नहीं, मैंने कहा आपको मैं बागों के शहर में मौजूद हूँ तो बागों की सैर कराऊंगी। आज मैं बाग़े जिना में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस जगह पर आपको 4 इक़साम के बाग मिलेंगे, मुख्तलिफ इक़साम की चीज़ें मिलेंगी। इस जगह पे बहुत कुछ है, यहाँ पे बात करने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है हमारा सारा प्रोग्राम अगर हम इस पे करें तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन चीज़ें बच जाएंगी। यहाँ पर सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है। यहाँ पर आपको एक बर्ड पार्क मिलेगा जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के परिंदे हैं, नायाब नस्ल के परिंदे हैं। और ये जो पार्क है इसे अभी रिसेंटली ही बनाया गया है, एक नया पार्क है। यहाँ पर रिसेंटली बनने वाली चीज़ों में यहाँ पर एक साइकिल ट्रैक भी है। और सबसे अच्छी बात जो कि मुझे इस पार्क के बारे में जान के लगी कि यहाँ पर बच्चों को जो है वो उन चीज़ों से इंटरेक्शन का मौका मिल जाता है कि अम्मा अब अगर वॉक करें तो बच्चे वहाँ पे जाके अपना टाइम गुजार सकते हैं। खैर बाग़े जिना की अगर मज़ीद बात करें तो ये 80 की दहाई में तामीर हुआ था और यहाँ पर सदियों पुराने दरख्त भी हैं और इसके बिल्कुल साथ आपको जू भी मिलेगा। बहुत कुछ है यहाँ पर दरियाफ्त करने के लिए, बात करने के लिए। यहाँ चलिए फिर महक, भी होती हैं। पूरे 2 घंटे हम आज आपको इस बाग में घुमाएंगे और जरा पूरा बाग देखेंगे। लेकिन प्लीज मुझे ये बताएं महक कि कल हमने देखा कि शाम को एनसीओसी ने जिस तरह से कहा, जिस तरह की ब्रीफिंग दी गई और कहा गया है कि मुल्क में कोरोना है, तो आपने वहां पर क्या देखा है आज सुबह? बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी शुएब। यहाँ पर लोगों ने मास्क तो पहना हुआ है लेकिन उस तरीके से अमल नहीं किया जा रहा। जब आप अंदर एंटर होते हैं तो गेट पे लिखा हुआ होता है कि मास्क के बगैर एंट्री नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर आके मास्क उतार देते हैं। मतलब सिर्फ एंट्रेंस पे पहना जा रहा है, अंदर आके इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो गोया यहाँ पर इस तरह की हिदायत लिखी गई हैं लेकिन अमल नहीं हो रहा। हमने देखा कि कल एनसीओसी का इजलास हुआ और ये कहा गया कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, गोया पूरे पाकिस्तान में अब मास्क पहनना लाजिम दोबारा से करार दे दिया गया है। यानी हुकूमत ने फिर से डंडा उठा लिया क्योंकि अवाम शायद ढिठाई पर उतर रही है, अमल दरामद नहीं कर रही है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि शादी हॉल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, जिम खाना हो, कैफेस हो, सब कुछ अब रात 10 बजे बंद कर दिया जाएगा। ये अवाम की वजह से दोबारा से ये हमें दिन देखना पड़ा है क्योंकि अवाम को हिदायत पर अमल दरामद का कहा गया, थोड़ा सा हाथ ढीला रखा गया, लेकिन अवाम ने शायद, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा आप किसी को उंगली पकड़ा दे तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं, वो ये हुआ है। और महक लोग ये भी कहते हैं तौर पर सियासी बिल्कुल महक, लोग ये भी कहते हैं कि जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, स्पेशली वो पीडीएम को टारगेट करते हैं, वो कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द रीजन कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। हाँ, मैं यही बात करने लगी हूँ कि मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि सियासी जलसे होने जा रहे हैं तो सियासी जलसों पर पाबंदी भी लग सकती है। सियासी माहौल की हम बात करें तो ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का जिक्र हो जाए जिसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी इंतहाई एक्टिव नजर आ रहे हैं और आज स्कर्दू में 1 बजे जलसा याम से खिताब करेंगे। पार्टी मंशूर का जिक्र होगा और कुछ वादे भी होंगे, कुछ दावे भी होंगे, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की की बातें भी होंगी। सही। और महक, ये तो आपने बात की गिलगित बल्तिस्तान की, वहां पर इंतखाबी मुहिम है, लेकिन इंतखाबात का मौसम तो अमेरिका में भी है। और अगर हम वहां के इलेक्शन मुहिम की बात करें तो वहां पर साइबर हमला हुआ है और इस साइबर हमले से मुतालिक बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट पर साइबर हमला किया गया है, जिस पर ताहाल कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से काम जारी है। कम्युनिकेशन डायरेक्टर के मुताबिक साइबर हमले के दौरान हसास मालूमात महफूज रहीं क्योंकि जो वेबसाइट है उस पर हसास मालूमात, कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो शेयर नहीं की गई थी। और इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। एक खबर हमारे पास भारत से भी है। एक ऐसी भारतीय बच्ची से मुतालिक आज हम बात करेंगे जिनकी पैदाइश क्यों हुई, क्योंकि भाई का इलाज करना था, उन्होंने भाई की ज़िंदगी बचानी थी, इसलिए उन्हें दुनिया में लाया गया। काव्या सोलंकी अक्टूबर 2018 में ये पैदा हुई थी और मार्च 2020 में जब वो तकरीबन 18 मंथ्स की थी तो उनकी हड्डियों का गूदा यानी बोन मैरो इसको निकालकर 7 बरस के भाई अभिजीत में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। और अभिजीत थैलेसीमिया के मरज में मुब्तला थे और हीमोग्लोबिन HB इनकी तादाद ख़तरनाक हद तक कम थी और ज़्यादा रहने के लिए उन्हें बार बार जो खून की मुंतकिल यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती थी।
वैसे इस खबर से हमें ये भी सीखने की ज़रूरत है कि जनरली आजकल इस पर बहुत बात होती है कि जब भी आप कज़न मैरिज करें, फॉर दैट मैटर अगर मैरिज प्लान हो रही है तो जो थैलेसीमिया माइनर है वो लोकेट हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर थोड़े से ब्लड टेस्ट की तरफ हम बढ़ जाएंगे तो इन मरूसी बीमारियों से मुकाबला कर पाएंगे। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। एक अच्छी खबर हमारे पास महक, आई गेस वो रुपए से मुतालिक भी है। बिल्कुल, कारोबारी दुनिया से भी खबर है। हम अपने इस प्रोग्राम में हर चीज़ से मुतालिक बताते हैं, तो आज बाग में खड़े होकर कारोबार की भी बात कर लेते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब रुपए की ऊंची उड़ान है और डॉलर का रेट जो है वो नीचे आना शुरू हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 161 रुपये से भी नीचे आ गया है, जो कि इंतहाई कम है। और लगता यह है कि इससे जब डॉलर का रेट नीचे आएगा तो यकीनन पाकिस्तानियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और आने वाले वक्तों में अल्लाह करे कि ये और नीचे आ जाए और हमें और फायदा हो। और ना सिर्फ डॉलर बल्कि दीगर जो करेंसीज हैं, ज़ाहिर उसके मुकाबले में रुपया तगड़ा होना चाहिए। अच्छा महक, एक और खबर जिस पर हम डिटेल से आज बात करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल जंग के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर कुछ ऐसे मामलात उठा दिए जाएं जो कि नेशनल सिक्योरिटी से मुतसादिम हों तो फिर कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं बात कल के इजलास की कर रहा हूँ। कल के इजलास में भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई पर संगीन इल्ज़ामात का सेशन हुआ। अयाज सादिक PMLN की रहनुमा, उन्होंने ये कहा कि एक इजलास हुआ था जिसमें शाह महमूद कुरैशी के पांव कांप रहे थे और वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने ऑपोजिशन से कहा कि अभिनंदन को जाने दे वरना भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। और एनीवेज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इससे मुतालिक कहा है कि ये सियाक़ो सबाक़ से हटकर बात की गई है और उस वक्त अभिनंदन को रिहा करना ये पाकिस्तान का फ़ैसला था, ये पूरे सियासतदानों ने मिलकर फ़ैसला किया था। वैसे हमने उस वक्त भी इससे मुतालिक बात की थी। कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ होते हैं कि अगर ऐसा मामला हो जाए तो हमें वापस करना होता है। उनका पायलट हो, कोई फ़ौजी हो, कोई अफसर हो, कोई भी वर्दी वाला हो, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इस पर ऐसे ही काम करना चाहिए था जैसे काम हुआ। वो चाहे उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट होती, वो चाहे उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती, ये सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए थी। इसी तरह से हैंडल किया जाता है वर्दी को, इसी तरह से हम हैंडल करते हैं अगर वर्दी वाला कोई इस तरह से पकड़ा जाता है जो भी मामला। तो एनीवेज इस पर इसलिए बात हम ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि जलसे हो रहे हैं PDM के, उसमें ठीक है इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ इल्ज़ामात ऐसे हैं, कुछ ऐसे पेंडोरा बॉक्सेस खोले जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इंडियन मीडिया को मौका मिलता है। इंडियन मीडिया को मौका ना दीजिए, अगर आप मौका देंगे तो फिर दुरुस्त कहेगी हुकूमत कि आप उनके एजेंडे पर हैं। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। जिस तरह महक ने भी आज शुरू में जिक्र किया SOPs पर अमल दरामद का, क्योंकि जाहिर है वी आर एक्सपीरियंसिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इस वक्त सेकेंड वेव है। जब हम पाकिस्तान के सेकेंड वेव की बात करते हैं तो NCOC ने इससे मुताल्लिक कह दिया है कि अब सख्ती होगी, सूबाई हुकूमतें हों या शहरी इंतज़ामिया हो, अब मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट और बस अड्डों पर समाजी फासला यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग दैट इज 6 फीट, इसको इंश्योर करना होगा। तो इससे मुताल्लिक आज हम बात कर रहे हैं। महक, क्या किया जाए? पूरे मुल्क की बात करेंगे, पहले कहाँ की बात करें, किस शहर की सिचुएशन सबसे पहले बताएं? बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि कल NCOC के इजलास में भी ये कहा गया कि पाकिस्तान के हर शहर में जो है अब इंतहाई सख्ती होगी, सख्ती से इकदाम पर अमल किया जाएगा। लाहौर हो जाए, कराची हो जाए, फैसलाबाद, कोयटा, गुजरांवाला, हर जगह पर अब हिदायत पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। और ये इसलिए क्योंकि शायद अवाम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ईजी ले रही थी। तो हम जैसे मुख्तलिफ शहरों की बात करें तो सबसे पहले हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख करते हैं। फराह रब्बानी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, अब इकदाम पर अमल दरामद के लिए क्या कोई और हिकमत अमली अपनाई जाएगी या पुरानी वाली जो हिकमत अमली है उसे ही दोबारा से लाया जाएगा। फराह से जानते हैं। जी फराह। नहीं लगाते। कोरोना SOPs पर अमल ना करने का नतीजा वबा फिर जोर पकड़ने लगी और इस पे संगीन मसला ये कि बेएहतियाती उरूज पर जुड़वा शहरों में मौजूद बस अड्डों पर लोगों से जानते हैं कि आखिर इतनी शाने बेनियाजी क्यों। अवामी मकामात पर एहतियात बरतना तो दूर की बात, अक्सर कोरोना के वजूद से ही इनकारी हैं। क्या कोरोना खत्म हो गया? अभी भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि है, कुछ कह रहे हैं कि खत्म है, कोई कंफर्म नहीं। जो ठीक है, कोरोना सरोना नहीं गए, वैसे ही तंग करना, अवाम को तंग करते हैं। अगर इतना ही गया कोरोना, इतना देखो ना राशि गमा, मास्क लाने का कोई जरूरी नहीं है। कोरोना का वजूद तस्लीम करने वालों के हीले बहाने भी जान लें।
कोरोना ये बात नहीं है, क्योंकि ये बुजुर्गों को ज़्यादा लगता है। पाकिस्तान में कोरोना इतना ज़्यादा नहीं फैला था, ठीक है, ये चाइना में हुआ था। ये हुक्मरानों ने, हमारी हुकूमत जो हमारे वो हैं बड़े हैं, उन्होंने जो जितना फैलाया है इतना कोरोना है। हम एनी टाइम ये हड्डे में, कोरोना में भी हड्डे में रहे हैं, ठीक है, हमारे मतलब हम रिहायशी इधर की हैं। अभी तक हमने किसी के अपना ख़ानदान में भी कोरोना नहीं देखा। आलमी वबा से अवाम का ऐसा सलूक किसी बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। राहगीर हो, मुसाफिर हो, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स या फिर अड्डा इंतजामिया, अक्सरियत के रवैयों से यही जाहिर है कि ना उन्हें कोरोना की परवाह है, ना ही कोरोना SOPs की। अब चलते हैं लाहौर और जानते हैं वहाँ की सूरत हाल। जी, मुल्क भर में कोरोना के वार अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। सिर्फ पंजाब में रोज़ाना की बुनियाद पर 150 से 200 रिपोर्ट्स रोज़ाना रिपोर्ट हो रही हैं और इनमें अक्सरियत पंजाब के सबसे बड़े शहर यानी लाहौर में मौजूद है, जहां पर तकरीबन 80-90 केसेस रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों की राय, उन्हें क्या लगता है कि कोरोना क्या अब नहीं आने वाला, या उनके ख्याल में कोरोना ख़त्म हो गया, या मास्क पहनने की अभी ज़रूरत है कि नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कोरोना ख़त्म हो गया? नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुआ, इसके असरात मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि मास्क पहनना चाहिए, लाजमी है। मैं खुद इस बात को कायल हूँ और मेरी जेब में मास्क भी है, लेकिन 2 महीने लगाया नहीं हुआ, ये बात ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, कितने कस्टमर्स आपके पास आते हैं जिन्होंने मास्क पहना होता है? मास्क में हल या आपने पहना है या आपके कैमरामैन ने पहना है, उसके अलावा किसी ने नहीं पहना। तो आप भी पहनना ज़रूरी नहीं समझते? कोरोना है ही नहीं, ख़त्म हो गया हुआ है। क्या आप मास्क पहन के ही बाइट? हाँ जी, शुक्र है उधर, हम तीनों आए हैं, तीनों ने पहने हुए हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क मेरा टूट गया, मेट्रो से उतरी। तो आपको पता है कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जी। मास्क नहीं पहना हुआ आपने? ले लेते हैं, सॉरी, मेरा सांस बंद होता है, मेरे से पहना नहीं जाता। इचरे बाजार की तंग गलियों में कोरोना के हवाले से लोगों का मिला जुला रवैया देखने में आया। चूँकि शादी सीज़न भी अपनी पीक पर है, तो इस टाइम बाज़ारों में खूब रश देखा जाता है। कोई भी बाज़ार हो लाहौर का, इस टाइम वहाँ पर खूब रश लगा हुआ है। ख़वात स्पेशली काफ़ी ज़्यादा रश है, जो कि अपने साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी लाए होते हैं और उनमें से अक्सरियत ने मास्क नहीं पहना होता। रोज़ इसके केसेस अभी भी बढ़ रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अभी भी कोरोना से जो है वो अमवात हो रही हैं और लोगों को इस हवाले से एजुकेट करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन जो है वो तकरीबन उसे ख़त्म हुए 2 माह हो चुके हैं और उसके बाद से लोग जो है इस हवाले से थोड़ी गफलत बरत रहे हैं। कोरोना कर रहा है पलट के वार। बाज़ारों में क्या है सूरत हाल? क्या कोई कर रहा है हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल? आइए ज़रा देखते हैं। मास्क भी नहीं पहना, कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं लगता, एक दिन मौत आनी है। डरना क्या है कोरोना से? अभी सुना नहीं है कोरोना दोबारा आया है, ठीक है, जब आएगा दोबारा तो फिर मास्क पहन लेंगे। उम्र कौन सा फ्री मास्क देती है जो हम पहने? मैंने लिया हुआ लेकिन पहना नहीं, अभी उतारा है, वो सांस का मसला होना शुरू हो जाता है, एकदम गैदरिंग ज़्यादा है, इस वजह से नहीं पहना हुआ। भाई ये तो है फैसलाबाद की सूरत हाल, जहाँ ना शहरियों को कोरोना का खौफ है, ना एहतियाती तदाबीर का ख्याल। अब ज़रा मुल्तान चलते हैं, हो सकता है वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर हो सूरत हाल। कोरोना वायरस का मर्ज़ जो है वो तेज़ी से फैलता जा रहा है। रोज़ बरोज़ जो मरीज़ों की तादाद है उनमें इजाफा होता जा रहा है। निश्तर अस्पताल में 35 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। मुल्तान के सरकारी दफातर में, रजिस्ट्री ब्रांच में कितना SOPs को फॉलो किया जाता है और कितना जो है मास्क का जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया जाता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यही था, मैंने कहा मैं गेट पे आके लेंगे, जैसे डेली की रूटीन है, तो यहाँ पे आज बेचने वाला नहीं था कोई। पहनने चाहिए, लाजमी है, ये वक्त की ज़रूरत है, अगर नहीं पहनेंगे इससे कंट्रोल नहीं होगा। ये पहना तो नहीं जी, बस गलती की है जी, बने मास्क इधर था जी, मास्क मेरे पास है जी, आप पहन लेते हैं जी। बेटा मास्क अभी उतारा है, नमाज पढ़ी है, ठीक है, मास्क पहनते हैं, मेरे पास है। सर मास्क ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पर है, मौजूद ही नहीं है, कहाँ से पहने? शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा है इस बात में कि नहीं हमने पहना हुआ, लेकिन बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्री ब्रांच में शहरियों का रश है, अपने काम के घर से यहाँ पर शहरी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर
SOPs को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है और मास्क का इस्तेमाल भी जो है चंद एक अफराद ने यहाँ पर किया हुआ है। इसके अलावा जो है जो समाजी फासला है उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो कोरोना का मर्ज़ है वो मज़ीद जो है फैलने का ख़दशा है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। तो यूं हम इस आफत को दावत दिए चल रहे हैं कि जब बार बार कहा जा रहा है कि एहतियात करनी है तो प्लीज़ एहतियात कीजिए। इसमें स्पेशली एक शहरी का मैं जिक्र करता हूं जिन्होंने कहा कि हम शर्मिंदा हैं। इट्स वेरी गुड कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आप इसको एडमिट कर रहे हैं कि गलती हो रही है हमसे, तो गलती दोहरानी नहीं है। जब NCOC ने भी अब कहा है तो अब लाजमी तौर पर हमें हर पब्लिक स्पॉट पर मास्क का इस्तेमाल करें। व्हेनेवर वी गो आउट ऑफ द हाउस तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, स्पेशली अगर हम कहीं पब्लिक प्लेस पर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो भी। एनीवे, जब ट्रांसपोर्ट की बात है तो खबर मेरे पास दुबई से है। दुबई में रहने वाले आप 4 हफ्ते तक बस ऑन डिमांड सर्विस को बिल्कुल फ्री अवेल कर सकेंगे और ये सर्विस शहर के 4 इलाकों के लिए शुरू की गई है और इस सर्विस के जरिए मुसाफिरों को घर, दफ्तर या उसके करीब तरीन मकाम से जो पब्लिक बस सर्विस है, बस स्टॉप है या मेट्रो स्टेशन है, वहाँ तक मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करना है। इब्तदाई तौर पर 4 माह के लिए ये सर्विस मुफ्त है, इसके बाद फरवरी 2021 तक 20 से 30% रियायत दी जाएगी। अच्छा, ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान में सर्विस क्यों नहीं है। आपने किधर जाना है? ना बस स्टॉप पे बस आपको मिलनी है, ना मेट्रो स्टेशन में मेट्रो मिलनी है, फॉर दैट मैटर कराची, इसलिए ऐसी सर्विस है ही नहीं जनाब। अच्छा, एक और ख़बर हमारे पास है सऊदी अरब से। यहाँ पर उकाब 1,55,50,871 टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी एग्जैक्ट, इतने में नीलाम कर दिया गया है। सऊदी नौजवान रिस्कुल्लाह अल हसनानी ने उकाबों की नीलामी में अपना उकाब फ़रोख्त के लिए पेश कर और हैरानकुन तौर पर वो उकाब सिर्फ 30 मिनट्स में 3,61,000 रियाल में नीलाम हो गया। जो पहले मैंने बताई थी वो रुपए में थी। उकाब को साले अलमुतैरी नामी शख्स ने ख़रीदा है, तो ठीक है जी, वहाँ पर पसंद किया जा रहा था इस चीज़ को, या फॉर दैट मैटर उनको बहुत ही ज़्यादा शौक था, फॉन्ड ऑफ ईगल्स कह लेते हैं, तो उन्होंने वो ख़रीदा है। एनीवेज, एक खबर जर्मनी से है हमारे पास। इन्हें डेविल फेस इन शख्स को कहा जा रहा है, रॉल्फ इनका नाम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस्मानी तब्दीलियाँ करवा कर गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज करा लिया है। रॉल्फ ने 40 साल की उम्र में अपने जिस्म में पहला छेद और टैटू बनवाया था, जबकि 20 साल के दौरान रॉल्फ अपने जिस्म, भवों, कानों, ज़बान, होंठ, कान, नाक, यानी तकरीबन पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे उन्होंने तब्दीलियाँ करवाई और अब वो पहचाने नहीं जाते। ज़ाहिर है पूरी शक्ल उनकी बदल गई है। दैट इज़ द रीज़न उन्हें डेविल फेस भी कहा जा रहा है। महक, ये तो थी, मैंने कुछ चीदा सी खबरें दुनिया भर की शेयर की हैं। व्हाट वी हैव आफ्टर द ब्रेक। आपने तब्दीली की बात की है तो मैं भी एक तब्दीली की बात करूंगी कि चुटकी बजाई और हलीमे सुल्तान बन गए। ये एक तब्दीली है। एक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट से हम आपको मिलवाएंगे ब्रेक के बाद जिन्होंने हलीमे सुल्तान का रूप धारा। कैसे, जानिए इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी आपको एक ऐसी खबर देंगे जो कि आवाम के लिए अच्छी नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। आटे की बात करें, दालों की बात करें, चावल की बात करें, सब्जियां, गोश्त, अंडे, हर चीज़ जो है आसमान से बातें करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। अब ऐसे में इलाज भी महंगा हो रहा है क्योंकि दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं। 250 से ज़ायद फीसद तक जो कीमतें हैं उनमें इजाफा किया गया है। गुज़श्ता माह इसकी मंजूरी दी गई थी और अब नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। हमने गुज़श्ता महीने भी इस टॉपिक पर बात की थी जब डॉक्टर फैसल सुल्तान का ये कहना था कि दवाइयों की अवेलेबिलिटी नहीं है इसलिए महंगी हुई हैं। तब 260% महंगाई हमने देखी थी दवाओं की कीमतों में, और आज हमने देखा कि महंगाई ज़्यादा हो गई है। अब गरीब की पहुंच से इलाज का हक भी छीना जा रहा है। गरीब ये सवाल कर रहा है, अवाम ये सवाल कर रही है, हम भी यही सवाल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कौमी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने। डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, और अगर कीमतें बढ़ा दी गई हैं तो फिर हमारे साथ साथ आम आदमी भी ये सवाल कर रहा है कि गरीब से इलाज तक का हक छीना जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है जिस तरह से बाकी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, अब ये वो दवाइयाँ हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से जो है उनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुई थी, और अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने उन दवाइयों को बनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो कह रहे थे कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट भी रखना होता है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से देखना होता है।
तो अब इस वक्त सूरत हाल ये थी कि उन्होंने कहा था कि चूंकि रॉ मटेरियल के कुछ इश्यूज आए थे बाहर से, चाइना की बहुत सारी फैक्ट्रीज एनवायरनमेंट की वजह से बंद हो गई थी जहां से हम रॉ मटेरियल मंगाया करते थे, तो वो जो सस्ता रॉ मटेरियल था वो हमें दूसरे मुल्कों से अब इनको मंगवाना पड़ रहा था। तो और बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे, ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, दूसरी चीज़ें, तो इनकी जो कॉस्ट प्राइस थी मेडिसिन की वो बढ़ गई थी और नुकसान पे वो अब इन मेडिसिन को बनाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उसके नतीजतन ये हो रहा था कि ये दवाइयाँ जो हैं इनकी मार्केट में शॉर्टेज होनी शुरू हो गई थी और लोगों को फिर एक्सपेंसिव मेडिसिन स्मगल्ड फॉर्म में या इम्पोर्टेड फॉर्म में खरीदनी पड़ती थी कि वही दवाई जो 150 पौने 200 की थी वो उनको 800 या 900 रुपए में लेनी पड़ती थी, इम्पोर्टेड वर्जन उसके जो थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइसेस बढ़ी हैं, मगर ये जो आप 200% और 300% की बात करते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एट्रोपिन एक इंजेक्शन होता है जो कि लाइफ सेविंग होता है। जब बंदे की कार्डियक अरेस्ट या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपको वो 1 रुपये 44 पैसे का वो इंजेक्शन था, उसकी प्राइस जो है वो बढ़ा के जो है वो 5 रुपये की गई है। तो वो अब देखने में ऐसे लगता है कि वो 300% हो गई है या 400% हो गई है, मगर दर हकीकत वो प्राइस में फर्क सिर्फ इतना सा ही है कि डॉक्टर साहिबा ये तो आपने एक मेडिसिन कोट किया है, मेरे पास इस तरह की और एग्जांपल्स भी हैं। एसिटाजोलामाइड 60 रुपए की मिलती थी, अब 219 रुपए की मिलती है। डॉक्सीसाइक्लाइन एंटीबायोटिक है 233 रुपए का था पहले, अब 400 का मिलता है। तो डॉक्टर साहब ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इसमें भी जी डॉक्टर साहब ये आप ये देख लें कि आप पर पैक देखें, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त डॉक्टर साहब। मैं इस आर्गुमेंट को बाय करता हूं कि अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है दवाई और वो आपको स्मगल वाली मेडिसिन यूज करनी पड़ी है या ब्लैक मार्केट से लेनी पड़ी है और उसमें ज़ाहिर गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं इसको बाय करता हूं कि अगर गवर्नमेंट ये सोच के करती है कि अवेलेबिलिटी हो, ये बात दुरुस्त है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये एक एलिगेशन है, एलिगेशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर है कि वो डॉलर की प्राइस से और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस से लिंक तो करते हैं इस बात को, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो कहते हैं कि सस्ता हुआ है। आप कह रहे हैं रॉ मटेरियल अगर बाहर से आ रहा था वो महंगा हुआ, तो वो कहते हैं कि नहीं रॉ मटेरियल महंगा नहीं हुआ। फिर ये मामले को थोड़ा सा प्रूव करने की जरूरत है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ चीजों में रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता हुआ है, सब चीजों में नहीं। कुछ रॉ मटेरियल्स जो हैं वो वाकई सस्ते हुए हैं, मगर एक मैं आपको ये कहूँ कि जब आप इसकी प्राइस देखते हैं ना तो पर पैक आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि वो 300-400 रुपए बढ़ गई, पर अगर आप पर यूनिट देखें ना तो वो कई दफा 100 का पैक होता है, कई दफा 50 का पैक होता है, कई दफा 20 का पैक होता है, तो पर यूनिट पर गोली 2-3 रुपए का फर्क पड़ा होता है। वो ओवरऑल बल्क में ऐसे लगता है कि 100 रुपए का। चलिए ये बात हो गई। डॉक्टर साहिबा एक और बात मुझे बताएं, रोल ऑफ ड्रैप पर प्लीज कमेंट कीजिएगा, बिकॉज ये भी कहा गया कि ड्रैप ने जनवरी 3, 2017 को लेटर लिखा था फार्मास्यूटिकल कंपनीज को और कहा गया था कि जो भी प्राइस है वो मेंशन की जाएगी, आप हमें बताएं और हम अपनी वेबसाइट पर प्राइस डालेंगे। मैडम वो डाली गई थी लेकिन फिर हटा ली गई थी। जी देखिए, ड्रैप जो इस वक्त है, मैं समझती हूँ आपने कल भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी थी तो उन्होंने ड्रैप का बड़े वाज़ेह तौर पे मेंशन किया है कि ड्रैप में प्रॉब्लम्स हैं, जो क्योंकि प्राइसेस जब भी बढ़ती हैं ये एक पॉलिसी के तहत बनती है जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी है, और ड्रैप एक्ट के अंदर सारे मैकेनिज्म्स रिवाइज किए गए हैं। उन मैकेनिज्म्स को रिवाइज करने की जरूरत है, ड्रैप एक्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। यानी मैम ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ 2018 आप इसकी बात करें, इसको रिवाइज करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखें ये वाली पॉलिसी जो है ये शायद खाका नबासी साहब की जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग थी उन्होंने जाने से पहले कुछ इस पॉलिसी को रिवीजन की थी और इसके अंदर कुछ चेंजेस किए थे, तो वो डेफिनेटली जो है उनको रिवाइज करने की जरूरत है। और तो मैम 2.5 साल हो गए अभी तक रिवाइज क्यों नहीं हुए? हम कब तक ये सुनते रहेंगे कि माजी की हुकूमतों ने ये किया, तो 2.5 साल हो गए, रिवाइज करने में क्या कबाहत है? नहीं देखिए, अभी इसके ऊपर एक्शन लिया था, उनके जो भी ये पॉलिसी थी ये कोरोना की वजह से उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से रोका गया था। कि जब तक ये कोरोना है वो प्राइसेस जो हैं वो उस पॉलिसी के तहत नहीं बढ़ेंगी, तो जो इमीडिएट स्टेप्स हैं वो तो वो ले रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म स्टेप्स के लिए बिल्कुल जरूरी है कि ड्रैफ्ट में जो है वो रिफॉर्म्स लाए जाएं और इसके ऊपर पूरी वर्किंग हो रही है। ड्रैफ्ट का नई लेजिस्लेशन बन रही है, कब तक हो जाएगा ये जो ड्रैफ्ट की? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आने वाले साल में आप देखेंगे कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी लेजिस्लेशंस जो है वो पार्लियामेंट में इसकी वजह से क्या दवाएं सस्ती होंगी? देखें, दवाएं सस्ती करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान है। आपको अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो है उसको एक बूस्ट देना है।
हमारी मैम क्या pharmaceutical हुकूमत आप ये देखिए सोच कि- रही है कि इस इंडस्ट्री को भी सब्सिडी दी जाए? बिकॉज हमने ये देखा है कि बहुत से ऐसे गरीब पेशेंट्स ने फिर अपनी दवाइयाँ डिसकंटिन्यू की जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दवाइयाँ महंगी हुई हैं। सब्सिडी दी जाए, ऐसी सोच रखती है हुकूमत? देखें, जो इस वक्त हेल्थ कार्ड है जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला पंजाब की पूरी पॉपुलेशन में जाएगा, केपीके की ऑलरेडी पूरी पॉपुलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया है। तो ये हेल्थ कार्ड के जरिए जो ये मेन इलाज जो होंगे जिसकी वजह से लोगों को मसला आता है वो फ्री हो जाएंगे और गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मेडिसिन जो है बिल्कुल ठीक। बस एक बात और मैम, एक बात और बता देंगे, जितनी दवाइयाँ महंगी अब हुई हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो जो महंगी हुई हैं वो ज़ाहिर है इसलिए हुई कि अवेलेबिलिटी का इशू था। इन दवाइयों में कितने फीसद दवाइयाँ ऐसी जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं? देखिए, इसमें से कुछ मैंने जैसे आपको बताया, कुछ ये इंजेक्शंस वगैरह जो हैं वो लाइफ सेविंग हैं, एंटीबायोटिक्स हैं इसके अंदर कुछ। तो ये जाहिर है ये वो वाली दवाइयाँ नहीं हैं कि जो कि डेली बेसिस के ऊपर, इसमें से बहुत सारी वो हैं जो कि सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज होती हैं, रेगुलर यूज नहीं होती है। मगर बहरहाल किसी भी दवाई की जो है उसकी प्राइस को कंट्रोल करना जो है वो गवर्नमेंट का फर्ज है। और आने वाले दिनों में आप जो नई पॉलिसीज आएंगी उसमें आप देखेंगे कि जब हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ओवरऑल जिस वक्त प्रमोट करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात की जा रही है कि हमारी दवाइयाँ बाहर एक्सपोर्ट हो, तो जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी और इनकी बिजनेसेस बढ़ेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब आएंगी तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला ये दवाइयाँ जो हैं ये कंट्रोल में आ जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप साथ मौजूद थी आप और इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रही थी, क्योंकि नो डाउट एक तरफ महंगाई में की चक्की में पिसती अवाम है, दूसरी तरफ ऐसे मरीज़ जो कि ऐसी महंगी दवाओं को इस्तेमाल करने की सख्त नहीं रखते, फिर वो क्या करेंगे? तो महक ज़ाहिर है ये मसला है, ये पूरे मुल्क का मसला है, ये परेशानी पूरे मुल्क की परेशानी है, क्योंकि जनरली हर घर में एक दो लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि मेडिसिन पर होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न हम इसकी बार बार बात करें। महक, हम आगे बढ़ रहे हैं, किस शहर की क्या बात करने वाले हैं अब हम? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आवाम को बहुत सी मुश्किलात है, जिसमें से एक दवाओं का महंगा होना है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। वो ये है कि आवाम बेचारे सोचते रहते हैं कि जब जलसे होते हैं, जब जलूस होते हैं, जब वादे होते हैं, जब दावे किए जाते हैं तो अब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी हमें ऐसी तब्दीली भुगतना पड़ जाती है जो कि ज़्यादा महंगी होती है। लाइंस एरिया कराची का इलाका, जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जलसे हुए, अवाम से वादे किए गए, अवाम से दावे किए गए, लेकिन जिस जगह पर जलसे होते हैं उसके बिल्कुल दूसरी जानिब, उसके बिल्कुल पार ही एक ऐसा भी इलाका है कराची का लाइंस एरिया जहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, अवाम के हकीकी मसाइल। तो फिर सवाल उठता है कि अवाम इन मसाइल का शिकवा किससे करे? क्योंकि जब आप आते हैं, आप बात करते हैं तो आप नारे तो लगा के चले जाते हैं, लेकिन उन पे उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से होना चाहिए। तो शेब कल जब उस इलाके में गए और वहाँ के रहने वालों से बातचीत की, उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या शिकवा किया, किस तरह से अपने गम और गुस्से का इजहार किया, ये जानते हैं। ये बिल्कुल साथ जिना ग्राउंड है, यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ें यहाँ भी आती होंगी। नहीं, यहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचती। इमरान खान साहब ने तो हमारी मदद कर दी, साफ बात है। लोग फाकों से मरेंगे। रोजाना हम कराची में बसने वालों की परेशानियां आपके सामने लेकर आते हैं, महंगाई में पिसती आवाम की परेशानियों का जिक्र हम करते हैं, लेकिन आज मैं कराची के एक ऐसे इलाके में आपको लेकर जाऊंगा जहां पर बसने वालों की परेशानियां दीगर इलाकों में बसने वालों से कई गुना ज़्यादा हैं। वहाँ मसाइल की लाइन है। ये वो इलाका है जहाँ सियासी रहनुमाओं के बयानात, उनके वादे, उनके दावों की गूंज उनकी दीवारें फाड़ कर उनके घरों में दाखिल होती है, उनके समातों से टकराती है, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदलती। लाइंस एरिया के मकीन किस कर्ब में है, वहाँ की मुश्किलात क्या हैं, वहाँ पर महंगाई में पिसती आवाम को दीगर कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, आज सब की बात करेंगे। मेरे साथ रहिए। एक खातून है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस इलाके के मसाइल से मुताल्लिक, उनकी ज़िंदगी में क्या आजकल के हालात की वजह से परेशानी है या कि वो उससे मुकाबला कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने सालों से आप यहाँ पर रहती हैं? काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि लाइंस एरिया में मसाइल क्या हैं? मसाइल तो बहुत हैं, जैसे इसका नाम है ना, बारिशों के दौरान पानी भी भर जाता है, गटर भर जाते हैं और लाइटें तो इतनी जाती हैं, हद से ज़्यादा जाती। कितने घंटे लाइट जाती है? रातों में भी जाती है, दिन में भी जाती है और 2.5 घंटे जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में हमने देखा कि हालात बदले। हमने पूरे पाकिस्तान के हर शहर से लोगों से जब राय ली तो वो सब लोग कहते हैं कोरोना की वजह से बड़े परेशान हुए, मौशी हालात बड़े ख़राब हुए। आप भी मुतासर हुई?
कोरोना की वजह से हकीकत में हुए। एक तो महंगाई इतनी हो गई है, काम धंधा है नहीं, बेरोज़गारी है कि। क्या आपने कोरोना की इस वबा के दौरान अपने आसपास अपनी फैमिली में जानने वालों में किसी को देखा उसने घर की चीज़ बेची हो या कर्ज लिया हो? तकरीबन ऐसा है, किसी ने कुछ बेचा है तो ज़ाहिर अपना लोग गुजारा करेगा ना। जैसे कुछ बेचा है तो वो अपना घर का राशन वगैरह लेकर आया हो, सही ना। गवर्नमेंट की तरफ से अगर किसी को मिला है तो मिला, नहीं तकरीबन माहौल में तकरीबन नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। कितने सालों से आप यहाँ पर रहती हैं? 35 साल से ऊपर हो गए। 35 सालों में लाइन ज़ेरा की किस्मत बदली, हालात बदले? कोई नहीं बदले भाई, ऐसे ही हालात है यहाँ पे तो। ये बिल्कुल साथ जिना ग्राउंड है, यहाँ पर जलसे होते हैं, आवाज़ें यहाँ भी आती होंगी बड़े वादों की, दावों की? नहीं, यहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचती। आवाज़ नहीं पहुँचती यहाँ तक। महंगाई से सब परेशान है, आप कितना परेशान? बहुत परेशान है। 5 साल हो गए, 5 साल से कारोबार ही नहीं है। क्या करते हैं? पहले मैं गाड़ी चलाता था, गाड़ी वाड़ी भी सब बेच बाच दी। इस चक्कर में ये काम नहीं है, घर में खर्चा चाहिए, गाड़ी बेच के घर का खर्चा चलाया हम लोगों ने। कोरोना के दिनों में मसले बढ़े? बहुत बढ़े। फिर क्या किया? फिर क्या करा, वो जो गाड़ी बेची थी उसी का हिसाब किताब बनाया। इन जो गाड़ी बेची थी उससे बस राशन डलवाते रहे, वो भी खत्म हो गया, जाहिर है खत्म हो गया चल सकता और है। अभी भी बेकार ही है, बेरोजगार है। तो फिर क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, बस फालतू बैठे रहते हैं। लाइट कितनी जाती है? बिजली ने इतना तंग किया है कि बेहिसाब। कल 8 बजे लाइट बंद करी थी उन्होंने, रात को 12 बजे लाइट आई थी हमारी। अच्छा। हाँ, और वो केसी वाले कटआउट वटआउट सब कुछ निकाल के चले गए। बोल रहे हैं कि आप लोग बिल भरोगे तो हम लोग लाइट चालू करेंगे। तो हम बिल कैसे भरेंगे जब हमारे पास कारोबार ही नहीं है, खाने को नहीं है, तो बिल कहाँ से भरेंगे? वो बिल इतना कि कभी सोचा भी नहीं था, 6,000 रुपये का, 8,000 रुपये का 1 महीने का बिल। इमरान खान से कुछ कहना चाहते हैं? इमरान खान साहब ने तो हमारी कर दी, साफ बात। कितनी परेशानी इस इलाके बहुत में? परेशानी है। एक तो महंगाई की वजह से इतनी परेशानी है, फिर बिल इतने आते हैं, बच्चों की नौकरियां नहीं है, लॉकडाउन ने इतनी नौकरियां ख़त्म कर दी, तो हम कहाँ से भरेंगे? कोई उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे? पता नहीं कब होंगे, ये तो हम सुनते बरस हो गए इन तरह। सुनते बरस हो गए। महंगाई है कि जो बढ़ती जा रही है, महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, परेशानी है, बढ़ती चली जा रही है। आपके हस्बैंड ज़ाहिर है वो बीमार हैं, बेड पर हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं? मोहल्ले वाले करते हैं भाई, हुकूमत तो किसी हुकूमत किसी काम की नहीं है, इसलिए कि लोग जो खाने से जो मिल रहा था ना वो भी उससे भी चले गए हुकूमत आने से। ये वक्त आ गया, अब लोग फाकों से मरेंगे। खुद जाती हैं कभी लेने के लिए कोई चीज़? नहीं जाती हूँ सौदा लेने। तो महंगाई देखकर क्या सोचती हैं? महंगाई देख के ही सोचती हूँ खाना पीना बंद कर दूँ, बस एक ही काम है। पहले अगर आप आटा, चावल, चीनी, दालें, सब्जी, फल लाती थी पूरे महीने में कितने पैसे लगते थे और अब कितने पैसे लगते हैं? तो वही ज़्यादा लगने लग गए। पहले ये था कि 10,000 में भी गुजारा हो जाया करता था। अब बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है, और मदरसे वाले भी लाजमी पढ़ाते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं लेते हैं। एक बुजुर्ग खातून यहाँ पर बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस साल का क्या हाल है, वो कुदरत जानता हाल। तो कितने साल आप इस इलाके में आपको हो गए? मैं इसमें 16 साल की उम्र में आकर बसी इस इलाका में। 16 साल की उम्र में। 16 साल की थी जब आप इस इलाके में आई थी? इधर आई। इसका मतलब है आपने तो इस इलाके को बहुत अच्छी तरह समझ लिया, इस इलाके के मसाइल को। जी अच्छा। मुझे बताएं कि इतने सालों में जो मसाइल थे, लाइट जाती थी और मसाइल थे, गंदगी, हालात बेहतर हुए? पहले इतनी लेट नहीं जाती थी बेटे। अच्छा। नहीं इतने सतावा कोई, अब तो हर चीज़ सताने की। अच्छा, इसीलिए बाहर बैठने की लाइट नहीं है? जी लाइट मिनट के हिसाब से जाती है। अच्छा। लाइट तो महंगाई कमर तोड़ दी दुनिया की। आपका कोई मुतालबा है इस इलाके में रहते हुए? भाई यही मुतालबा है कि क्या मैं इसको अलॉट करा जाए इस जगह को। हर सियासी जमात ने कहा अलॉट कराएंगे, कराया किसी ने नहीं। किसी ने भी नहीं कराया, सबको वोट दे दे और कराता कोई नहीं है। अब ये इमरान खान आया, इसने सत्यानाश कर दिया सबका, खाना खराब कर दिया सबका। महंगाई हद से ज़्यादा महंगाई हो रही है, बच्चों को खिलाएं या क्या करें? इमरान खान तो कहते हैं कि मैं महंगाई को कंट्रोल करूंगा, टाइगर फोर्स उन्होंने उतार दिए मैदान में। ऐसे सब कह देते हैं, कोई नहीं करता है। कोई रिलीफ नजर आ रहा है वैसे पिछले एक हफ्ते में आपको? कोई हालात बेहतर हुए? नहीं कोई नहीं, सारी सब्जी इतनी महंगी, गोश्त इतना महंगा, आटा इतना महंगा, हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ सस्ती है बताएं? पहले हांडी कितने में बनती थी, अब कितने में बनती है? हैं? पहले अब तो क्या कि मैं 10,000 में भी गुजारा नहीं होता।
जो भी सियासी जमात यहाँ पर आई, जिनके नुमाइंदे आए, जिन्होंने वोट यहाँ से मांगा, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अलॉट कराएंगे, लेकिन कराया नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस तरह ब्रेक पर जाने से पहले महक ने कहा था कि अब हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात हमें कैसे मेकअप आर्टिस्ट से कराएंगे। ही इज़ वेरी टैलेंटेड। रूप धारा तो किसका, हलीम सुल्तान का। टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट शुएब खान इनका नाम है और हालिया तस्वीर उनकी जो है, बल्कि कहना चाहिए हालिया तस्वीर सोशल मीडिया पर उन्होंने मचाई हुई है धूम। हलीम सुल्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनका रूप इन्होंने धारा। शुएब खान अक्सर ऐसा करते रहते हैं, ख़ुद को मशहूर ख़वातीन के रूप में ढालते रहते हैं। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण हो या हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली हो, इन समेत मुख्तलिफ किरदारों में ये अपने आप को ढाल चुके हैं। महक, आप भी सुन के बड़ा हैरान हो रही होंगी कि हाउ डज ही डू दैट। ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि खातून को अपना मेकअप करवाने में बहुत टाइम लगता है। तो एक मर्द जब एक खातून के रूप में आता है तो उसका मतलब उसको तो ज़्यादा टाइम लगता होगा ना। तो यही जानने के लिए शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप और ये कैसे कर लेते हैं आप? क्योंकि हमें आइडिया है कि जब हम तैयार होते हैं तो घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है। आपको कितना टाइम लगता है किसी भी रूप में जाने के लिए, और हलीम सुल्तान के रूप में आने के लिए कितना टाइम लगा? अस्सलाम वालेकुम महक और शुएब, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया मुझे। और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और बस जो मुझे एक्सेसरीज़ यूज़ करनी होती हैं, ज्वेलरी वगैरह, फैब्रिक और इस तरह की चीज़ें, उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज़ मुझे मेकअप में अपने ऊपर टाइम नहीं लगता। वाओ शुएब, मुझे ये ज़रा बताएं कि मैक्सिमम कितना लगता है? आई गेस आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा या 45 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, नॉट मोर देन इट। बहुत थोड़ा सा वक्त लगता है महक, इनको तो ये बड़ी जल्दी से कर लेते हैं शुएब, लेकिन इससे ज़्यादा वक्त तो आप लेते हैं तैयार होने में। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहाँ तैयार होता हूँ महक, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स। मुंह धोया, लश्कारे मार दिया, आके शो कर लिया। नेचुरल ब्यूटी। शुएब मुझे प्लीज़ ये बताएं कि ज़ाहिर है एंजेलिना जोली हो, दीपिका पादुकोण हो, हमने देखा कि अब जिस तरह हलीम सुल्तान, ज़ाहिर है फेस कट तीनों के डिफरेंट हैं। ज़ाहिर है यू हैव योर ओन फेस कट, बट ऐसे में ये करना ये चैलेंजिंग तो है। आप किसी की मदद लेते हैं, आप सामने तस्वीर रखते हैं, या आपके माइंड में होता है, होता क्या है? ऐसा नहीं होता। मैंने अपने फेस के ऊपर बहुत प्रैक्टिस की हुई है, मेकअप की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। उसके बाद ये होता है कि मैं बल्कि हूँ, मेरा फेस कट थोड़ा ब्रॉड है, तो मैं अपने फेस के ऊपर कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ हो जाती है। तो उनकी जॉ लाइन को बहुत गौर से देखना, उनकी नोज़ को बहुत गौर से देखना, नोज़ स्क्वीज़ कर लेना, और आइज़ को किस तरह वाइड करके दिखाना है या कुछ करना है, और बस इस तरह मिक्सअप करके एक पिक्चर निकल के सामने आ जाती है। और शुएब, एंजेलिना जोली का तो ना वो जॉ लाइन ज़ाहिर है बहुत प्रोमिनेंट है। आपको अगर हम देखेंगे तो ज़ाहिर है वो नहीं है, तो फिर ये करना तो मुश्किल है। चीक बोन एक्चुअली जो एंजेलिना जोली वाला मेकअप था, इट वाज लुकिंग सो हॉरिबल लाइफ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा था। इट्स अ शार्प कॉन्टूर्स, एवरीथिंग इज सो शार्प। तो वो पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था, बट अगर वैसे देखने में इट्स हॉरिबल। यानी वैसे हम आपको देखते हम चीखें मार देते। आई एम श्योर। अच्छा शुएब, हमने दूरी बरकरार रखी है। अच्छा ये बताएं कि हलीम सुल्तान के अलावा और कौन कौन से ऐसे फेवरेट किरदार है जिनके रूप में आप आना चाहेंगे, जिनके रूप आप धार चुके हैं? अभी जो मेरा सबसे फेमस लुक था वो मुझे लगता है कि वो नूरजहां जी थी। yes. और उनसे बेहतर मेरा ख्याल है कि अभी तक मेरी कोई ट्रांसफॉर्मेशन इतनी परफेक्ट नहीं हुई नूरजहां जी से बेहतर। और उसके बाद आगे भी मेरे पाइपलाइन में बहुत चीज़ें हैं जिनको मैं करना चाहता हूँ। बस प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ में आता है कि जो मुझे कॉस्ट्यूम्स बनवाने पड़ते हैं, ज्वेलरीज बनवानी पड़ती हैं, तो लोगों को उस तरह समझ नहीं आता जैसे मैं बता रहा होता हूँ। बिकॉज आई एम नॉट डिज़ाइनर, आई एम नॉट अ ज्वेलरी डिज़ाइनर। तो वो उस चीज़ को वैसे लेके चलना, पिक्चर को दिखा दिखा के बताना, उनसे वैसी चीज़ बनवाना। नॉर्मली तो हमारे मार्केट्स में यही होता है, जब भी कोई खातून स्पेशली अगर जाए मार्केट में और कहे कि उसकी शादी का ड्रेस है किसी इवेंट के लिए, तो वो सिर्फ तस्वीर लेकर जाती हैं और कहते हैं भैया मुझे तो यही चाहिए।
तो ये आप कह रहे हैं ये भी मुश्किल हो गया लोगों के लिए समझना, इसका मतलब आपको परफेक्शन चाहिए। नहीं एग्जैक्टली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बीट्स भी गिनता हूँ कि अगर किसी चीज़ के अंदर इतने बीट्स हैं तो उतने ही होने चाहिए, उससे कम नहीं हो ना उससे ज़्यादा हो। तो महक, आप मेरा ख्याल है अपनी शादी की शॉपिंग में ना शोएब को साथ ले जाइएगा। मैं यही करूंगी कि लाहौर में इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी। अच्छा खैर, मौजूदगी के फ़ायदे की बात हो रही है तो ज़रा शोएब मुझे ये बताएं कि जैसे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के मौसम में कौन सा ऐसा मेकअप ट्रेंड है जो इन होता है, क्योंकि स्किन आपकी ड्राई भी होती है, रफ भी हो जाती है, कौन सा मेकअप ऐसा है जो कि सूट करता है डे लाइट में या हम नाइट में उसको जो है कर सकते हैं? एक्चुअली आप मुझे लगे सर्दियों में बिफोर मेकअप आपको एक चीज़ लगानी चाहिए जो कोकोनट ऑयल होता है, जो मैं नॉर्मली हर मेकअप में यूज़ करता हूँ। जब आप कोकोनट ऑयल से एक दफ़ा फेस मसाज कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देता है बेस को, और आपकी बेस ओरिजिनल लगना शुरू हो जाती है, वो केकी नहीं लगती। तो कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर विंटर्स, और आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, यू विल डेफिनेटली लाइक द रिजल्ट्स। ठीक। अच्छा शोएब, आपने इतने सारे बताया कि आपने नूर जहां का रूप धारा, फिर एंजेलिना का आपने बताया, हमने सुना कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भी थी आपके इस लिस्ट में, तो बताइएगा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा था? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए ओम शांति ओम वाला था, जिसके अंदर मेरा पूरा एक हेयर डू बनना था। उस वक्त मेरे बाल बहुत लंबे थे, तो मेरा हेयर डू मैंने किस तरह बनाया, वो पिंक ड्रेस वाली पिक्चर है, शायद आप वो डिस्प्ले करें तो आपको अंदाज़ा होगा। वो सारा हेयर डू मेरे अपने बालों का बना हुआ है, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और वो इट टेक्स लाइक मेरे लिए अपने लिए खुद के बाल बनाना वैसे वो बहुत टाइम टेकिंग था मेरे लिए। और एक पॉइंट पे आके मैं हार भी गया, मैंने कहा नहीं अब नहीं ये नहीं होगा तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया। चले, अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि नेचुरल ब्यूटी को थोड़ा सा आप मेकअप में ले आएं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मेकअप के बगैर ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आपके नज़दीक खूबसूरती की तारीफ क्या है, मेकअप या फिर नेचुरल? देखिए मैं सबको यही बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी अपना मेकअप स्टूडियो खोला है, और उसके पेज पे कभी आप लोग जाएं तो आप लोग मेरी ब्राइड्स को भी देखेंगे कि वो विदाउट लैशेस, विदाउट हैवी मेकअप हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि जो आपकी स्किन टोन है, जो आपके फीचर्स हैं, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो उनको ना चेंज करें, ना उनके ऊपर ओवरडू करें। जितना मिनिमल आपको मेकअप चाहिए बस उतना करें, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जी हम मेकअप करवा के गए, हमारी बेस फट गई, हमारे क्रैक्स आ गए, हमारी लैशेस उतरी थी। तो अगर आप अपने ही कलर की चीज़ को यूज़ करेंगे और ज़्यादा भी यूज़ कर लेंगे तो वो केकी नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब वो केकी नहीं लगेगा तो वो आपकी स्किन के अंदर कहीं से वो हट भी जाता है, या पसीने की वजह से या स्वेटिंग की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो वो आपको वैसे पैची नहीं फील कराएगा। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपने टोन से 1 टोन डार्कर बेस यूज़ करें, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए आपके फेस पर। शोएब, आप रिकमेंडेशंस दे रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें भी थोड़ी सी हिदायत दें, थोड़ी टिप्स दें, जो कि नए हमारे मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी वीडियोज़ देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी नए लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो सब बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात उनका काम देखकर मैं हैरान होता हूँ कि वाओ यार ये माशाल्लाह, क्योंकि मुझे 9 साल हो गए काम करते हुए, तो कुछ चीज़ें हैं जो अब आके पता लगी हैं कि ये ऐसे ऐसे यूज़ होती हैं, तो उन बच्चों को अभी से पता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मुझे बड़ी खुशी होती है सबका काम देखकर। आई स्वेयर मैं सच में दिल से चाहता हूँ कि जो भी बच्चा नया आ रहा है वो बहुत अच्छा काम करे और खुल के काम करे, डरे नहीं। जहाँ पे आप डरते हो, जहाँ पे आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, शुरू में मेरे लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, नहीं कर पाता था मैं मेकअप लोगों का, क्योंकि लोग कहते थे ऐसे ना करें, ये ना करें, वो ना करें। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं ये ट्रस्ट के काबिल है, इसके सामने बैठ जाओ, ये अच्छा मेकअप कर लेगा। तो मेरा उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ उन बच्चों को भी ट्रस्ट करें। वो जब आप उनको ट्रस्ट करेंगे, क्या पता वो आपको इतनी अच्छी चीज़ निकाल के दें कि आप लोग खुद हैरान हो जाएं कि वाओ ये लुक भी हमें इतनी अच्छी लग रही है, हमने कभी ट्राई नहीं की थी।
अच्छा, लास्ट में एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुझ समेत बहुत सारी खातीन जानना चाहती हैं कि अभी कौन सा मेकअप का ट्रेंड इन है जो कि आप अपनाएं और फ़ौरन से खूबसूरत हो जाएं। वैसे तो हर खातून खूबसूरत होती है, लेकिन हल्का फुल्का मेकअप भी अगर कर ले तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कौन सा मेकअप का ट्रेंड बहुत इन है? मुझे लगता है कि अगर आप की परफेक्ट बेस बनी हुई है, मतलब आपके अपने कॉम्प्लेक्शन की, फर्स्ट चीज़ आपकी परफेक्ट बेस होनी चाहिए। सेकंड चीज़ आपकी लैशेस अच्छी कर्ल होनी चाहिए और उनको अच्छा मस्कारा लगा होना चाहिए। थर्ड, आपकी आईब्रोज बहुत क्लीन होनी चाहिए, प्यारी बनी होनी चाहिए, और एक लिप टिंट एंड यू आर जस्ट डन विद द मेकअप। इससे ज़्यादा कुछ इन नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ आउट नहीं है। सो अगर ये 4-5 चीज़ें आप कर लेते हैं तो यू आर डन। नहीं है ना, कुछ रह भी नहीं गया। हाँ ठीक, थैंक यू सो मच। श्वेब खान हमारे साथ मौजूद थे और जब मैंने कहा कि खवातीन तो होती खूबसूरत है, तो जो हमारे अरसन है श्वेब, वो स्टूडियो में बैठे बैठे जेलस हो गए। खैर जेलसी अपनी नहीं, जाहिर है महक, आपने बिल्कुल सही कहा। आप सब बहुत प्यारी हैं और हम हैंडसम हैं, हम स्मार्ट हैं। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ स्मार्टली। अब अपने मुंह में मिट्टू। अच्छा, आप अकेले बनेंगी? चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ और खबरें मेरे पास है महक, जल्दी से हम नाज़रीन को दे देते हैं। मिस्र की पुलिस ने 57 साला भिखारन को हिरासत में लिया है और उसके बैंक अकाउंट में 30 लाख मिस्री पाउंड्स मौजूद हैं। ज़रा सोचिए, यहाँ के भिखारियों के अगर अकाउंट्स चेक किए गए या चेक किया गया कि कितने पैसों तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे मामला रिपोर्ट होते आए हैं। एनीवेज, जब बात मिस्र की हुई तो डिटेल्स उसकी हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में 5 रिहायशी इमारतों की वो मालिक भी हैं। 57 साला ये खातून है और व्हील चेयर पर बैठे मिस्र के पोश बाज़ारों में भीख मांगती हैं और वो जाहिर ये करती हैं कि वो अपाहज हैं। हमदर्दी का वो सहारा लेती हैं और लोगों से भीख के नाम पर रकम बटोर लिया करती हैं। साज भिखारन का भांडा उस दिन फूटा जब वो अपना काम ख़त्म करके व्हील चेयर से उतरी और पैदल घर के लिए रवाना हो गई। एनीवेज, ये खबर थी मिस्र से। क्विकली हम एक ब्रेक लेने, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे मसीहाओं की और उनकी परेशानी की, क्योंकि स्पेशली हमारे हीरोज़ कौन रहे इस कोविड-19 में, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, लेकिन वो एहतजाज पर मजबूर हुए। क्यों, क्या है उनका मुतालबा, शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 1,75,00,000 लाओ अगर सदारती घड़ी आपको अपने साथ लेकर जानी है, और अगर पैसे थोड़े से हैं कम, 48 लाख हैं, तो थोड़ी सस्ती वाली घड़ी आप लेकर जा सकते हैं। आप भी हैं हैरान कि मैं किन घड़ियों की बात कर रहा हूं, तो काबीना डिवीजन ने सरबराहाने मुमलिकत के तहाइफ नीलाम करने का फैसला किया है, जिसमें 1,75,00,000 की घड़ी भी शामिल है। दीगर कौन कौन से तहाइफ कितने में नीलाम हो सकते हैं, नीलामी कब होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें। अब्बास, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी शोएब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अब्बास भी मुझे थोड़ा सा बताएं, इस 1,75,00,000 की घड़ी की खुसूसियत से मुताल्लिक ये किसने किसको तोहफे में दी थी? अच्छा शोएब, 2018 आपको याद है जब हुकूमत बनी और नीलामियों का सिलसिला शुरू हुआ? बिल्कुल, जब गाड़ियां भी नीलाम हुई, जब भैंसें भी नीलाम हुई, जानवर का दूध पीते थे, जी, उनकी चीज़ें नीलाम होनी शुरू हुई, भैंसों की नीलामी हुई, फिर लग्जरी गाड़ियों की नीलामी हुई। तो ये टोटली डिफरेंट किस्म की नीलामी है। वो प्रोसीजर कोई और अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये जो तोशाखाना की चीज़ें होती हैं, इसकी नीलामी के लिए कैबिनेट डिवीज़न जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें वो एक SOPs बनाता है कि किस तरीके से नीलामी होगी, कौन इसके ख़रीदार होंगे। अवाम इसकी ख़रीदार नहीं होती। अच्छा, इसकी ख़रीदार जो है वो सरकारी मुलाजिम होंगे या पाक फ़ौज के मुलाजमीन होंगे। ये उनका राइट होता है कि वो इनको ख़रीद सकें। 4 और 6 तारीख को ये प्रोसीजर शुरू होगा, जब लोग जाकर इन चीज़ों को डिस्प्ले सेंटर के अंदर देखेंगे और उनकी कीमतें वो लिखेंगे, और उसके बाद 25 और 26 नवंबर को बजरिया टेंडर जिस कीमत के ऊपर चीज़ ख़रीदनी होगी उसका वो टेंडर देगा, और वो टेंडर ओपन होंगे और उसके बाद वो चीज़ें उनके सुपुर्द कर दी जाएंगी। ये बेसिकली जो तोशा खाना की शोएब चीजें होती है ना, ये आपको भी बेहतर पता है कि ये कोई ज्वेलरी हो गई या कुछ और हो गया। जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। शोएब, आपको पता है कि तोशा खाना की चीज़ों में ये वो सारे गिफ्ट होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वजीर, स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर्स जब किसी भी कंट्री के विजिट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर एक सिवीनियर के तौर पर इनको दिया जाता है। लेकिन इस बार बदकिस्मती ये है कि तोशा खाना में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जब से इमरान खान आए उन्होंने ज़्यादा दौरे भी नहीं किए। साबका हुकूमतें दौरे ज़्यादा करती थी, उनको गिफ्ट ज़्यादा मिलते थे, इसलिए केसेस भी नैब अदालतों के अंदर आप देखें कि चल रहे हैं ज़्यादा है। इस बार जो चीज़ें इकट्ठी हुई हैं उसमें रोलेक्स घड़ियाँ हैं, सोने की अंगूठी है,
फिर कफलिंग्स हैं, फिर सऊदी किंग की तरफ से क्लैशनकोफ सोने की दी गई है, वो भी मौजूद है। फिर शाह महमूद साहब को भी बड़े गिफ्ट मिले हैं, वो भी हैं। फिर सेट्स हैं। अब एक सेट जो है वो एक काफ़ी मालियत का है, वो आप पूरा नहीं ख़रीद सकते, तो उसमें उसको पार्ट्स के अंदर उन चीज़ों को डिवाइड किया गया है कि आप वो पार्ट्स को भी ख़रीद सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जो कि शुरू होगा कैबिनेट डिवीज़न के मुताबिक 4 से 6 तारीख को, और इसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं जो कि एज अ गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को मिली हैं, जिसमें सोने की अंगूठियां हैं, रोलेक्स घड़ियां हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। 170 से ज़ायद जो हैं वो आइटम्स इसमें मौजूद हैं जिनकी नीलामी का सारा प्रोसेस एक नोटिफिकेशन के ज़रिए अडॉप्ट किया गया और उसमें बताया गया है कि इस नीलामी में कौन कौन शिरकत कर सकता है। अच्छा, मेरा ख्याल है महक किसी हार की तरफ। आपने जैसे कि बताया कि हाँ, अब्बास ने जैसे बताया शोएब के 170 अशिया हैं, तो आम आवाम इसमें क्यों नहीं शामिल हो सकती? आम आवाम हमारी कुछ ऐसी है जो कि इतनी इस्तात रखती है कि ख़रीद सकें। देखिए, मैं सबसे पहले राइट होता है जिसको गिफ्ट मिला है, चाहे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो एक्स प्रेसिडेंट हैं, ये उनका राइट होता है कि वो उसको ख़रीदें। अगर 30,000 से कम की कीमत का जो गिफ्ट होता है वो उनको एज इट इज़ गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है। चूँकि ये एक ऑनरी गिफ्ट होते हैं जो मुख्तलिफ हेड्स की तरफ से, स्टेट्स हेड्स की तरफ से हमारे स्टेट्स हेड्स को मिले होते हैं, तो इसमें SOPs होते हैं। और ये SOP शुरू से आज का नहीं चल रहा, ये SOP शुरू से है कि इसमें आम आदमी हिस्सा नहीं ले सकता। इसमें जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी होती हैं, या पाक फ़ौज के जो मुलाजमीन होते हैं जिनकी सर्विसेज हो चुकी होती हैं और वो रिटायर हो चुके हैं, तो वही कर सकते हैं। अब्बास, एक बात मुझे और बता दें अब्बास, ये जो प्राइस जिसको हम कोट करें कि 1,75,00,000 की घड़ी या 48 लाख वाली घड़ी, ये तो प्राइस है। तो जो शख्स वहां पर आएगा और वो खरीदना चाहता है, वो हो सकता है इससे कम कीमत उसकी लगाए, ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल शुएब, ये जो प्राइसेस है ना, ये स्टेट बैंक की तरफ से जो करंट वैल्यू होती है ना चीज़ की, और फिर एक गिफ्ट किस मुल्क के किंग ने किसको गिफ्ट किया है, ये वैल्यू शामिल की जाती है, और फिर स्टेट बैंक इसकी कीमत तो ये कभी इम्कान है कि सस्ते में कोई लेकर चला जाएगा। इन्होंने यहाँ पे लगाई हैं, उन्हीं कीमतों के ऊपर ये चीज़ें बिकें। ठीक है, लेकिन बहरहाल जब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे वो अपनी कीमतें लगाएंगे, उसके बाद वो जब ओपन होंगी वो सारी जो कीमतों का जो भी जिसने दिया होगा वो चिट्टें खोलेंगी, तो उसके बाद मालूम होगा कि इसकी बेट ज़्यादा थी। एनीवेज अब्बास, थैंक यू सो वेरी मच, मौजूद थे आप। और अभी हमें मेरा ख्याल है महक ब्रेक की तरफ जाना है। जी बिल्कुल, ब्रेक की तरफ हमें जाना है और हलीमे सुल्तान का हमने जिक्र किया था। हलीमे सुल्तान से नहीं मिलवाएंगे, लेकिन उनका जो रूप धारने वाले मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है, और जब कोरोना पीक पर था तब हमने देखा कि इन मसीहाओं ने अपनी जान को खतरे में डाला, डबल शिफ्टें की, दिन रात एक किया। ये हमारे असल हीरोज़ हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, हमारी जानें बचाई, अपने घर वालों से दूर रहे, अपने प्यारों से दूर रहे, 24 घंटे अस्पतालों में थे, नहीं मिलते थे घर वालों से। लेकिन अब उन्हें क्या नहीं मिल रहा? उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं। इंतहाई शर्मिंदगी की बात है इंतज़ामिया के लिए, इंतहाई शर्मिंदगी की बात है सूबाई हुकूमत के लिए। क्यों इंतजामात नहीं किए जा रहे उनके लिए? किसने तनख्वाह रोकी है? कहाँ पर हर्डल्स हैं? क्या वजह है कि डॉक्टर्स को इतना परेशान किया जा रहा है कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ के सड़कों पर हैं? ये मत भूलें कि कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इनकी मज़ीद ज़रूरत है आने वाले वक्तों में और मज़ीद आने वाले वक्तों में। तो हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद होंगे और उनसे हम बात करेंगे। शुएब, आप बताएं, जिन डॉक्टर्स ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल महक, ज़ाहिर वी हैव विद अस डॉक्टर युसरा जावेद, वी हैव डॉक्टर नसीर एंड डॉक्टर फैसल जावेद। आप सबको हम वेलकम करते हैं। ज़ाहिर महक एब्सोल्युटली राइटली सेड कि हमारे डॉक्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया, नॉर्मली भी, नॉर्मल रूटीन में भी, लेकिन स्पेशली इन 2020 हमारे रियल हीरोज़ हैं ये डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ। कोविड-19 में जिस तरीके से इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं, कॉल्स लग जाना, लंबी लंबी ड्यूटीज़ होना, शिफ्ट्स करना, और उसमें वो SOPs के साथ, यानी वो पूरे प्रोटेक्शनरी मेजर्स के साथ करना, और उसके बाद फिर जिस तरीके से घर जाकर भी एक डर और खौफ
फैमिली का भी, कि ज़ाहिर है कहीं कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें वायरस को। तो ऐसे में यूँ तो होना चाहिए था कि सिर्फ ऐलान नहीं, सिर्फ स्टेट की तरफ से ये कह देना कि हमारे हीरोज़ हैं, ये काफ़ी नहीं है। जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम बात आज किसकी कर रहे हैं? हम बात बल्दिया उज़्मा के अस्पतालों के डॉक्टर्स की कर रहे हैं। तकरीबन 9 मंथ से इनको सैलरीज नहीं मिली, दैट इज़ द रीज़न एहतजाज कर रहे हैं। युसरा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे प्लीज़ बताएं कि ये जो 9 महीने की हम बात कर रहे हैं कि तनख्वाह नहीं मिली, ये 9 महीने कौन से हैं? यही 9 महीने जब कोरोना था? जी बिल्कुल, जनवरी 2020 में लास्ट पे आई थी BDS हाउस ऑफिसर्स की, उसके बाद से अभी तक कोई भी पे नहीं आई है। और इन 9 मंथ्स में आप लोगों ने पहले भी एहतजाज किया? जी बिल्कुल, इन 9 मंथ्स में हमने ड्यूरिंग कोविड हमने एहतजाज नहीं किया था, लेकिन जैसे कोविड की फर्स्ट वेव जो है वो थोड़ा सबसाइड होना स्टार्ट हुई थी, हमारे 4-5 मंथ का बैकलॉग बन गया था, तब हमने एहतजाज किया था। लेकिन उसके बाद भी हमें हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से हर तरफ से टर्मिनेशन थ्रेट्स और सब कुछ आया था। अच्छा जी, यानी अगर आप अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं तो टर्मिनेशन थ्रेट आ रहा है? बिल्कुल, टर्मिनेशन थ्रेट्स आए थे, टर्मिनेट किया भी गया था लोगों को। कितने डॉक्टर्स को? 5 डॉक्टर्स को किया था 5 डॉक्टर्स को टर्मिनेट के जस्ट बिकॉज़ कि वो लीड कर रहे होंगे शायद। प्रोटेस्टिंग फॉर आवर पेस, फॉर आवर राइट्स। ना हमें कोविड अलाउंसेस मिले जो सिंध गवर्नमेंट ने बिल पास किया था, जो इंक्रीमेंट 2019 से बिल पास हुआ है, आज तक वो भी नहीं लगा। अच्छा, यानी जो अनाउंस हुकूमत सिंध ने किया वो कुछ अस्पतालों में वो अलाउंसेस मिले? गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर जो हॉस्पिटल आते हैं, जिना और सिविल, वहाँ पर मिला है, लेकिन क्योंकि वी आर अंडर KMC कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। ये तो एक मामला है कि आपको सैलरीज नहीं मिली। दूसरा मामला ये भी तो रिपोर्ट होता है कोविड-19 में कि आप लोगों को तो फैसिलिटीज ही नहीं हमें फैसिलिटीज नहीं मिली। हम लोग जिस तरह हम इस वक्त हम इस वक्त फुटेज दिखा भी रहे हैं कि आप देखिए गाउन नहीं मिला आपको, आप लोगों ने शायद खुद किया होगा। प्लास्टिक बैग, गार्बेज बैग है ये। प्लीज ये उस टाइम पे माइक में प्लीज, जो उस टाइम पे पीपीस थे वो अराउंड 1800 to 1600 के अवेलेबल थे मार्केट के अंदर, एंड KMC वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड अस विद दिस पीपीस। तो आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे और हमारे पास सैलरीज भी नहीं आई थी, तो हमारे पास उस टाइम पे बेहतर ऑप्शन यही था कि हम थैलीज जो थी हम उसको, जो गार्बेज बैग्स हैं, नाजरीन के लिए ज़रा फिर भी देखिए कि क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया, इंतज़ामिया ने प्रोवाइड नहीं किया, तो उन्होंने फिर भी सोचा कि हमें खुद एहतियात करें, और ये उन्होंने खुद किया। फिर सैलरी ना मिल रही है तो ज़रा यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। द पॉइंट वाज दैट कि एट दैट टाइम कोविड जो था बहुत राइज के ऊपर था। इवन यूरोप को भी नहीं पता था कि आपके जो हम जहाँ पे हम हर ट्रीटमेंट के लिए यूरोप की टाइप देखते हैं, वो भी इस चीज़ से जो थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि क्या चीज़ हिट करी है। तो इस टाइम पे रिसोर्सेज जो थे वो जो आपके पास लॉकडाउन भी लग चुका था, आपको पीपीस वैसे नहीं मिल रहे थे, और 1800 to 1600 के एक पीपी मिलता था जो वन टाइम यूज़ के लिए था। तो उस टाइम के ऊपर जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, हम मोर्चा जंग छोड़ना नहीं चाहते थे। हमने नहीं छोड़ी, हम फाइट किया है, लेकिन अब उसके अंदर अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखते हुए बाद में बेशक इसका मजाक भी उड़ाया गया कि यार ये थैलियाँ पहन रहे हैं और ये गार्बेज बैग्स हैं, लेकिन एट दैट टाइम जब हमें भी नहीं पता हम किस चीज़ से लड़ रहे हैं, जो नज़र भी नहीं आता, तो इट मेक्स सेंस। भी कुछ नहीं था, नई नई चीज़ें सामने आ रही थी, कैसे फैलता है, कितनी देर के सरफेस पे रहता है, सब चीज़ें उस वक्त सामने आ रही थी। वी वर अनअवेयर कि है क्या चीज़, देयर वाज लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसर्च ऑन दैट थिंग। तो उस टाइम के ऊपर अपनी प्रोटेक्शन, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं हमने वो यूटिलाइज़ किए हैं। और इसका जो था, इवन इसके ऊपर भी हमारे ऊपर जो है वो एक्शन लिया गया कि आपने ये वीडियो असल में ये एक्शन किसने लिया? इंतजामिया ने? क्योंकि वो वीडियो असल में मैंने बनाई थी हाउस ऑफिसर्स को दिखाने के लिए कि इस तरह पहनना है। वो इंस्ट्रक्शन मैंने दी थी कि इस तरह पहनना है प्रोटेक्ट करने के लिए। वो वीडियो आगे गई, वो आगे इन सब ने वो तस्वीरें निकली, तो उल्टा टर्मिनेशन का लेटर फिर दोबारा मेरा बीच में आ गया। आपको भी टर्मिनेट किया गया? फिर वापस इनस्टेट किया गया, तो वही होता है। अच्छा, ये जिस तरह युसरा ने भी बताया कि 4 से 5 डॉक्टर्स टर्मिनेट हुए, वो वापस आ गए या नहीं? वो उनमें से भी हमारा नाम था, वो भी फिर यही हुआ कि आप जो है ये चीज़ें बात करना बंद कर दें, तो फिर हम जो है आपको वापस इनस्टेट कर देंगे। ये बताइए, इसके बाद पीपीईज़ मिली? पीपी जो थी एज अ KMC की तरफ से तो नहीं मिली, लेकिन बहुत सारी NGOs जो थी जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया इन वीडियोस को देख के, इन तस्वीरों को देख के। अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर से लेकर इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट्स हैं, लम्स थी, तो जनरली फिर देखा लम्स थे, उनके बच्चों ने हमें बहुत फंड्स दिए कि आप पीपी खरीदें। NDMA की तरफ से भी मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचाए गए। NDMA की तरफ से हमारे पास थोड़ा डिले हो गया था आने के अंदर, थोड़ा KMC और NDA के अंदर मुज़ाकरात के अंदर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट फेडरेशंस ने, जैसे लम्स मैं कहता हूँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट हम लोग किया। कराची की काफ़ी स्टूडेंट NGOs थी जिन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है, और हम लोग को पीपीस प्रोवाइड किए हैं। जैसे मुझे फैसल ये बात बताएं कि ज़ाहिर है ये मसला आज का नहीं है, बिकॉज हमने आप लोगों के इस एहतजाज को बहुत सालों से कवर किया है। इसका मतलब है ये मसला सिर्फ इन 9 महीनों का नहीं है, ये मसला इतने सालों से आखिर क्यों है? ये मसला जो है ये आज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसला आज का नहीं है, और कोई भी, हम भी ये नहीं चाह रहे कि रोज़ रोडों के ऊपर आके बैठें। और देखें, हम 5 साल पढ़ के आए हैं,
आगे मैं अब स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, ये बच्चे भी हाउस जॉब ख़त्म करके आगे स्पेशलाइजेशन में आएंगे, ठीक है। आप एक पढ़े लिखे सोसाइटी के मेंबर होके आप उसमें भी आपने कोई अचीवमेंट अचीव की हुई, तो आप इस लेवल पे आए हो, और आप रोड पे आके बैठे हुए आप नारे लगा रहे हो, आप धूप में बैठे हो। हम लोग ये नहीं चाहते, ठीक है। जैसे आप एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे बैठे हैं, इस तरह हम भी एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे बैठ के अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना चाहते हैं, मगर हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम रोड के ऊपर आएँ, क्योंकि 9 मंथ की सैलरी का मतलब क्या, 1 साल की तकरीबन सैलरी आपकी नहीं आ रही, ठीक है। अब जो कोविड का अलाउंस की जो बात की जा रही है वो कोई बोनस नहीं है, हम कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मांग रहे कि यार वो आपने एक्स्ट्रा आवर्स काम किया होगा। एक्स्ट्रा आवर्स वो तो हमारी 36 आवर्स से 48 आवर्स की ड्यूटी है, वो हम कोई ये इट्स नॉट अ बोनस अमाउंट ऑफ मनी, ओके। इट्स अबाउट कि हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस है ये, ओके। हमारे इंश्योरेंस नहीं होती, ठीक है। तो जैसे मुझे कोविड हुआ, मेरे वजह से मेरे वालिद साहब को भी एंड पे, क्योंकि माँ बाप चाहे जितने मर्जी आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, चाहे माँ बाप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, आप उनको समझाते रहते हो कि आपसे दूर रहें, लेकिन माँ बाप हैं। तो मेरे वालिद साहब को भी लगा, मेरे भाई को भी लगा, और जाहिर है कि सिर्फ इसलिए वो फैसल के आप ड्यूटी पर पहले थे, मुझे लगा और फिर वो, और आप ड्यूटी पर थे, और उसकी वजह से जो टेस्टिंग हुई और सब कुछ हुआ, पूरी फैमिली के टेस्ट करवाने पड़े, तो ऑब्वियसली दैट एक्सपेंसेस जो थे वो सारे मुझे बेयर किए मैंने, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपीज़ हैं, ये कोई बोनस नहीं है, ये असल में वो इंश्योरेंस के पैसे हैं जो हमारी फैमिली और हमारे और जाहिर है जब उन हॉस्पिटल्स में मिले हों, जिससे ज़रा आप लोग डिस्कशन आपकी वहाँ पे ज़ाहिर है और डॉक्टर्स भी डिस्कशन होते हैं, जब उनको मिल रहे हो, जब काम भी आप लोग इक्वली कर रहे हैं, तो मिलने चाहिए। हसन, आप भी ज़ाहिर है मुतासर हैं, 9 मंथ्स हो गए आपको यहाँ पर, जब सैलरी नहीं मिली, लास्ट सैलरी कब आई थी? जी, मैं यही आपको बताना चाहूँगा, इसी में ऐड करना चाहूँगा कि जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और KMTCS में 2 तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, एक होते हैं MBBS डॉक्टर्स और एक होते हैं BDS जो डेंटिस्ट्री में। जब कोरोना का पीरियड आया तो उस टाइम पे हमने ये नहीं देखा कि हम लोगों की क्या फील्ड है, डेंटिस्ट्री जो है। आप डेंटिस्ट हैं? जी, ओके। हम लोगों ने उस वक्त पे भी हमारे फिल्टर क्लिनिक्स लगे, हम लोगों ने फिल्टर क्लिनिक्स करे, हमारी जो नाइट्स लगती हैं ओरल मैक्सिलोफेशियल में, वो नाइट्स भी करी कोविड के पीरियड में। फिल्टर क्लिनिक में कोरोना के जो वार्ड्स थे उनके अंदर भी काम किया, लेकिन उसके बावजूद जो है मेरी जो लास्ट सैलरी थी वो जनवरी में आई थी, उसके बाद अभी तक कोई सैलरी नहीं आई है। बीच में कोई भी चीज़ जाते हैं पूछने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो भी आपका कंसर्न एक अथॉरिटी है, तो वो क्या जवाब देते हैं? जवाब ये होता है हमारे पास फंड्स नहीं है, यानी एक वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, दूसरों के पास जो दूसरे बोलते हैं। अब अगर एक आम जो कराची का शहरी कराची के मसलों पे सुनता है कि सिंध हुकूमत कहती है फंड दे दिए, वो कहते हैं फंड मिले नहीं, इख्तियारात की जंग और फंड्स का मामला, यही मामला है। मैं अगर बताऊं पिछले कुछ पीरियड में, तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम एक फुटबॉल हैं, एक के पास जाए वो दूसरे के पास करके मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, दूसरा कहता है नहीं इसका काम ये नहीं है, दूसरा करेगा। तो इस वजह से जो है हम लोगों को हर जगह इधर से उधर, उधर से इधर किया जा रहा है, सही है। और जो वसीम अख्तर साहब ने कभी वैसे इससे मुतालिक आप लोगों से मुलाकात की? उनसे भी बात आप बिल्कुल बस ये मुस्कुराहट के पीछे क्या है? असल में मैं हाउस ऑफिसर भी पहले अब्बासी का था, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी अब्बासी से ही कर रहा हूँ, तो मेरा 4 साल का टर्नओवर जो है तकरीबन अब अब्बासी के साथ ताल्लुक़ हो गया। तो इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर जब वो आए और उसके बाद उनके वादे और जाते जाते भी वादा करते हुए गए और वो वादा वफा कभी नहीं हुआ, तो इसलिए वो थोड़ा सा चले गए। अब एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि वो कर देंगे। उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने भी तकरीबन वही उम्मीदें दी हैं। अब लेकिन कोई अभी तक इफेक्टिवली नज़र नहीं आई कोई चीज़। और एक बस मुझे बात और बता दीजिएगा फैसल के, नॉर्मली जब भी डॉक्टर से एहतजाज करते हैं कहा जाता है कि मरीज़ सफ़र करता है, आप लोगों के इस केस में क्या हुआ? क्या मरीजों ने सफ़र किया? देखिए ये बात आपकी सही कि पहले ऐसा होता था, लेकिन हम वो ट्रेडिशन तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारी OPDs अभी जैसे हमने उस दिन KMC के सामने भी मुजाहरा किया है, तो ओनली 30% ऑफ जो डॉक्टर्स थे हमने वो लेके गए, 70% ऑन ड्यूटी थे। OPDs फंक्शनल थी, एमरजेंसी फंक्शनल थी, OTs ऑपरेशन थिएटर चलते रहे हैं। जो आपके पास 30% डॉक्टर्स थे हम वो लेके गए ताकि नॉर्मल ऑपरेशन, क्योंकि हमें ये एक दुरुस्त तरीका है एहतजाज करने का। हमें पता है इस वक्त कौम जो है वो कोविड से पहले ही लड़ रही है, बिल्कुल। हम इस वक्त ऑलरेडी स्ट्रेस के अंदर है, हम मरीजों की और इस कौम की तकलीफें मज़ीद, और अभी जबकि हम सेकंड वेव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ऐसे में तो हमें ज़्यादा ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पर कि इन डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करना है। थैंक यू सो वेरी मच, साथ मौजूद थे आप महक। वाकई ये बात हमें बार बार करनी पड़ेगी कि डॉक्टर्स का ख्याल किसने रखना है, सब ने मिलकर रखना है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी ज़रा ज़्यादा बनती है यहाँ पर। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पार्लियामेंट हमला केस में बरी हुए हैं। सदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दरख्वास्त बरियत पर फैसला सुनाया है। डिटेल्स लेंगे, सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, आगाह कीजिएगा।
शोएब देखें, 6 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज बरी कर दिया गया है इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से। पार्लियामेंट हमला केस जो उनके खिलाफ 2014 के धरने के बाद उस वक्त कायम किया गया था। इमरान खान की दरखास्त से बरीयत पर फैसला सुनाया गया है। आपसे कुछ देर पहले इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन की जानिब से, और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो अभी तक कोई शवाहिद सामने नहीं आए थे, इसलिए उनकी जो दरखास्त से बरीयत थी उसको मंजूर करते हुए उन्हें बरी किया जा रहा है। इससे पहले ही जो एक और मुकदमा था SSP तशद्दुद केस, उसमें इमरान खान को बरी किया जा चुका है। आज उनको दूसरे मुकदमे में बरी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने अपडेट किया। अब हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौरे पेशावर और मलकन डिवीजन की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के तनाजुर में जवानों को चौकन्ना रहने की हिदायत की है। सिपा सालार ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। जो हमला हुआ 2 रोज पहले मदरसे पर पेशावर में दीर कॉलोनी में, उससे मुतालिक उन्होंने कहा ये इस्लाम दुश्मनी है। उस्मान खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसी पर मजीद बात भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर और दीरबाला मलाकंड डिवीजन का दौरा। लेडी रीडिंग अस्पताल में मदरसा धमाके के जख्मियों की अयादत की। ISPR के मुताबिक शुहदा के वरसा से भरपूर इजहार यकजहती भी किया। कहा मुतासरीन में अफगान मुहाजिरीन के बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। दहशतगर्दी से लड़ते पाकिस्तान अफगानिस्तान का दुख साझा और दुश्मन भी एक करार दिया। बोले दोनों बरादर मुल्कों का अमन एक दूसरे से जुड़ा है, दोनों तरफ आवाम के दिल साथ धड़कते हैं। सिपा सालार ने यह भी वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। अफगान मुहाजिरीन नादानिस्तगी में कहीं दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल न हो जाएं। इन्हें दुश्मन कुव्वतों से चौकन्ना और दूर रहना होगा। बेअमनी और इंतशार खतरनाक करार। कहा दोनों बरादर मुल्क इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक चैन से न बैठने के अज़्म का भी इरादा। सरहदी इलाके अपर दीर मालाकंड पहुंचने पर जनरल कमर जावेद बाजवा को बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग। इलाके में क़याम अमन और संगलाख व दुश्वार गुजार इलाके में बाढ़ लगाने वाली फोर्सेज की कारकर्दगी को सराहा। पाक अफगान सरहदी बाल को दहशतगर्दों की नकलो हमल रोकने वाली अमन की दीवार करार दिया। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के तनाजुर में जवानों को चौकन्ना रहने की हिदायत भी कर दी। इसी मामले पर आज हम मजीद डिस्कशन करेंगे। हम कितने तैयार हैं? हम यूं तो हमेशा से ही तैयार हैं, मुंह तोड़ जवाब हम देते आए हैं, दुश्मन के दांत खट्टे हम करते आए हैं और हम इसको रिपीट भी करते आए हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हम सबके बड़े फेवरेट हैं कर्नल रिटायर्ड सैयद कासिम शाह साहब, हम जिन्हें कहते हैं कैप्टन गुलशेर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक ठाक हूँ, आप ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे पहले तो ये बताएं कि ज़ाहिर है हम ये देखते आए कि हम हर महाज पर चौकन्ना है और हमने सिर्फ कहा नहीं है, ये हमने करके दिखाया और हम इसको बार बार रिपीट करते चले आए। लेकिन सर मैं इस पर कमेंट लेने से पहले मैं ये चाह रहा था, कल पार्लियामेंट का इजलास हुआ और पार्लियामेंट के इजलास में अयाज सादिक साहब ने जिस तरह कहा कि अभिनंदन को वापस भेजना और उसके वक्त के हालात की बात करना कि शाह महमूद कुरैशी आए, उनके पैर कांप रहे थे, ऐसी बात करने। इसके बाद इंडियन मीडिया ने इसको बड़ा इस पर वावेला मचाया कि ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान घबराता है हमारे अटैक से। सर ये तो बड़ी एक बुरी स्टेटमेंट थी, बड़ा एक बुरा मैं कहता हूँ इसको इंसिडेंट था कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि एक तरफ आर्मी चीफ हैं, वो महाज पर जा रहे हैं, जवानों से मुलाकात करें, चौकन्ना रहने की हिदायत करें, दहशतगर्दी की बात करते हुए कहते हैं कि उसका कोई मजहब नहीं होता, और ऐसे में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें हम वोट देते हैं वो ऐसी बात करते हैं। हाँ, मैं इस पर ज़्यादा बात तो शायद ना करूँ। मैं ये कहूँगा कि बाज़ इश्यूज़ होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल उस पर मुल्कों की स्ट्रेटजीज़ उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इस तरह की बात के ऊपर, इस तरह के मौजू के ऊपर ऐसी डिस्कशन ना होती तो ज़्यादा बेहतर था। बिल्कुल सही। अच्छा अब सर मुझे बताएं कि ज़रा जब हम तैयारी की बात करते हैं, ज़रा आप बड़े करीब से इस मामले को जानते हैं, देखते हैं, एक बहुत मुश्किल हमारे लिए महाज रहा है ड्यूरेंट लाइन का, जब हम कई सालों से डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर फेंसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने उसको पूरा किया, हमने अब उससे फेंसिंग ऑलमोस्ट कर ली है। इतने एक्टिवली हमारी फ़ौज काम कर रही है, हम हर महाज पर तैयार हैं, क्योंकि बार बार हमें कहते हैं कि दुश्मन हमारा इस तरफ है लेकिन वो इस तरफ वालों को इस्तेमाल कर सकता है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है। हम हर महाज पर चौकन्ना है और यही हमने कल देखा जिस तरह आर्मी चीफ ने विज़िट किया। एक्चुअली पहले मैं बाढ़ की बात करूँगा कि हमारा बाढ़ के अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं था। बिल्कुल 2611 किलोमीटर का आपका कॉमन बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। अब इसको फिजिकली मैन किया जा नहीं सकता। अब हर किलोमीटर पे 10 बंदे भी अगर आप खड़े करें तब भी आपको जो है ना ये, हाँ देखे कितना स्ट्रेंथ चाहिए। फिर आपने उनको शिफ्टों में रोटेट करना है तो आपको पूरी आबादी तो ये बॉर्डर को सिर्फ मैन करने पे लग जाएगी। ऐसे ही है। तो उसको फिर वाहिद हल ये था कि उसको फेंस किया जाए। फिर मोस्ट ऑफ द एरिया तो फेंस हो गया, कुछ एरिया के ऊपर प्रॉपर वॉल लगा दी गई है।
और जो बाकी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि इससे पहले इमिग्रेशन प्रोसेस तकरीबन ना होने के बराबर था। और सुबह के टाइम एक बंदे ने एक रस्सी पकड़ी होती थी वहाँ पे थोरखम बॉर्डर के ऊपर, और जो लोग उस साइड पे जमा होते थे 15 से 20 हज़ार के लगभग लोग जमा होते थे बॉर्डर की उस तरफ। जैसे ही वो रस्सी नीचे रखता था सारे इधर ये आपका इमिग्रेशन प्रोसेस था। और उसके बाद शाम को क्योंकि रीज़न ये था कि अब अगर इनकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर देंगे तो ये इन्हें शाम को वापस भी जाना है, क्योंकि उनके बिजनेसेस यहाँ हैं, उनके बाकी काम इधर होते हैं, फैमिलीज इधर हैं। तो इसलिए हम अगर ये करते रहेंगे तो शाम को वापसी मुमकिन नहीं होगी इसकी। तो ये इस वजह से वो ये कर रहे थे। अब तो प्रॉपर और वो रस्सी नीचे रखता था, 15,000 बंदे मुल्क में दाखिल होते थे और शाम को 4 बजे वापस। अब उसमें कौन यहाँ रुक गया, कौन कैसे नहीं पता, कैसे करेंगे, नहीं ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। फिर अभी तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर पासपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिर उनकी काफ़ी सारी आबादी है अफ़गानिस्तान की जो कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उनकी एम्बुलेंसेज आती है, उनके बीमारों को लेके आती है और हमारे हॉस्पिटल्स उसको प्रॉपर लुक आफ्टर करते हैं। तो ये, और दूसरा इसके अलावा हमारे पास 30 लाख प्लस लोग हैं रजिस्टर्ड जो कि अफ़गान मुहाजिरीन की सूरत में हमारे मुल्क में मौजूद हैं और यहाँ बिजनेसेस कर रहे हैं। और बेसिकली हमारे दोनों के लोगों के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तानी लोगों के दिल जुड़े हुए हैं आपस में। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपने देखा पेशावर से कराची तक आप जाते हैं तो आपको रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं जो प्रॉपर अफ़गान रेस्टोरेंट उन अपने सिंबल के साथ, बिल्कुल, और वो ब्रांड है उनका। तो आप कई दफ़ा जाते हैं, आज अफ़गान गोश्त का, अफ़गान पुलाव, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट अफ़गान पुलाव बेच रहे हैं, क्योंकि वो हमारी आपस में एसोसिएशन है। वो हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं। अफ़गान कारपेट्स हैं, अफ़गान रेस्टोरेंट्स हैं, अफ़गान होटल हैं। तो इनके नाम के साथ ना कंधार होटल, कंधारी होटल, इस तरह आप बल्कि आप GD रोड पे जाए ना तो आपको जगह जगह मिलेंगे। तो एज सच, और लोगों की आपस में एसोसिएशन है, पता है। अच्छा, लोग काम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, हमारे होटल्स में लोग काम कर रहे हैं, कुक वहाँ के हैं। तो वो ये सारी चीज़ें हमें आपस में जोड़ के रखती हैं। तो ये दुश्मनों की तरफ आती है चीज़ें। बड़े दुरुस्त बात आपने की, क्योंकि ज़ाहिर हमारी टाइज़ हैं, क्लोज टाइज़ हैं अफगानिस्तान के साथ, उनके लोगों के साथ, और ऐसे में दुश्मन को एक आंख नहीं भाता और दुश्मन का एजेंडा भी यही है कि दूर करें इनको आपस। हाँ ना, वो अगर इस बॉर्डर को वो लोग गर्म रखते हैं तो उनका मकसद अचीव हो गया। तो उसके लिए अभी रिसेंटली भारत ने कोशिश भी की है अफ़गानिस्तान में जाके, और वहाँ के जो उनके बिखरे हुए कोई इस तरह एलिमेंट्स हैं, रोग एलिमेंट्स हैं, उनको इकट्ठा किया है कि भाई इस मुल्क में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे KP है, या बाकी सूबे हैं, इसमें करे। तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग भी गाफिल नहीं है। एक कोशिश भारत ईरान के ज़रिए भी करने की करता रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ईरान और भारत अब थोड़ा सा अब सेपरेट होते जा रहे हैं। स्पेशली जो चाबहार में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो अब तो इंडिया को ईरान ने थोड़ा साइड लाइन कर दी है। इस पे काफ़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि जब हम CPEC की लड़ी में हम आपस में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जब और कार्स जब ये सारे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो दुश्मन का एजेंडा भी रह जाएगा, वो सारे रह जाएंगे। आपके अभी जिस तरह हमारे पास जो बॉर्डर्स हैं, गुलाम खान है, तोरखम है, अंगोर अड्डा है और चमन है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टर्बेंस मिनिमम होती है। रीज़न ये होता है कि बिजनेसेस आपस में इन्वॉल्व हैं। वहाँ से हमारे पास फ्रूट्स आते हैं, अजनास आते हैं, यहाँ से आपके लाइफ स्टॉक उधर जाता है, और जो शेवर के जो हमारी पोल्ट्री है वो उधर जा रही है, दूध जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें, चाय जा रही होती है अफगानिस्तान। तो वो फिर लैंडलॉक्ड मुल्क है, काफ़ी चीज़ें हम पे डिपेंडेंट है। तो अगर इन फैक्टर्स को देखें तो उनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इसी चीज़ पे करके हम आपस में ऐसे ज़बरदस्त किस्म का एक सिस्टम बना सकते हैं, और लोग बना रहे हैं बैठे हुए, कि वो क्योंकि जब हम आपस में ये टाई स्ट्रॉन्ग होंगी तो फिर दुश्मन को प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। दुश्मन पूरी कोशिश में है कि इन दोनों मुल्कों को इन चीज़ों में इकट्ठा ना होने दें। बिल्कुल। तो अब अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, हमारा CPEC हमारा कामयाब हो जाता है, तो उसके बाद दुश्मन की तो यहाँ जगह नहीं रही। उससे बचने के लिए उसको दुश्मन उस पर कह रहे इर्रेलेवेंट होने से बचने के लिए वो पूरी कोशिश करे, पैसा भी लगा रहे हैं इनके ऊपर, ये भी कर रहे हैं। तो यहाँ लोग भी हम लोग गाफिल नहीं बैठे हुए, एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। तो फिर इस तरह 100 वाक़यात रुक जाते हैं, एक आधा इस तरह भी, इस तरह पेशावर में। अच्छा, ये दिन बड़े अहम होते हैं। सही ये करते हैं। अभी APS का वाक़या किस तारीख को हुआ? 16 दिसंबर को हुआ, जिसको इंडिया प्रॉपर सेलिब्रेट करता है। अभी हुआ योम स्याह पे, योम स्याह पे हुआ है। रीज़न क्या है? अब मैं सुबह भी एक TV चैनल पे बात कर रहा था कि हम जब बोस्निया में थे तो सरायवो एक ऐसा एरिया जो आसपास सारे पहाड़ हैं, बेसिकली दिस इज एन इनक्लेव।
इंक्लेव के ऊपर उनकी पोस्टें बनी हुई थी सर्ब्स की। वो दे यूज्ड टू डू कि सर्ब्स उन वहाँ एक लड़की थी जो उसका निशाना बड़ा ज़बरदस्त था, सही, वो स्नाइपर थी और उसने काफ़ी सारे उसके अवार्ड्स भी थे स्नाइपिंग में। तो वो स्नाइपर शूट को उसको उस पोस्ट पे बुलाया जाता है जब किसी पोस्ट पे किसी सिपाही की या किसी हवलदार या किसी ऑफिसर की बर्थडे होती थी, तो उसको ख़ास तौर पे उस पोस्ट पे बुलाया जाता था। और वो क्या करती थी, उस पोस्ट पे अपने राइफल के साथ आती थी, वहाँ बैठ के शहर के सेंट्रल स्क्वायर में किसी बच्चे को निशाना करती थी। हाँ, तो उस बच्चे को वो मारती थी उसकी गोली से। और वो होता था जब बच्चा हिट हो जाता था कहीं पे, तो उससे हवाई फायरिंग करके बताया जाता था कि यहाँ किसी की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। तो ये ब्रूटैलिटी की एक हद है। यही चीज़ यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, चीज़ यहाँ कॉपी की अपने नेशनल इवेंट्स को पाकिस्तान को या पाकिस्तान के मासूम लोगों को खून में डाला के। में काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अफ़गान फैमिलीज़ के हैं, कुछ हमारे भी हैं। हमारा दुख सुख एक है, हमारा गम एक है, हमारा ट्रेड एक है, तो और हमारा दुश्मन भी एक है। तो वो और दुश्मन को हम दोनों ने हाथ मिला के शिकस्त देनी है। जैसे यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान बना है, वी एक्सपेक्ट द सेम टू बी डन अक्रॉस द बॉर्डर। यानी सर अगर हमारे हालात बहुत अच्छे हों अफगानिस्तान से, ईरान से, जो जिसके लिए हम खासी कोशिशें भी कर रहे हैं माजी में शायद उस और ये फेंस हमारे दिलों को डिवाइड नहीं कर रही, अपने इश्यूज सेटल करने के लिए कि दुश्मन प्ले करने के दुश्मन को इस पे मौका मिलता है, तो लिहाजा बॉर्डर कर दिया जाए प्रॉपर, उसकी प्रॉपर पासपोर्ट से, मुल्क की परमिशन से बंदा आए, मुल्क की परमिशन से जाए, जैसे हर जगह पे होता है। तो उस पे चीज़ें अपने इश्यूज वो देखें, हम अपने इश्यूज देखेंगे। हाँ, हम पे डिपेंडेंसी जहाँ है, ट्रेड है, हमारे दिल आज भी खुले हैं, कल भी खुले हुए हैं। अब ज़ाहिर है हालात इतने बदल चुके हैं कि अब जब हम दुश्मन की बात करते हैं, कि दुश्मन तो हमारा ज़ाहिर डे वन से एक ही है, ये हम सब जानते हैं, बट दुश्मन कहाँ पर इन्वेस्ट पहले करता था और दुश्मन कहाँ पर इन्वेस्ट आज करता है, ज़ाहिर ये फ़र्क है। अब 5G वॉरफेयर का ज़माना है, अब किस तरह से आपने दीगर स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना है और किसके साथ आपने नेक्सस बनाना है, कैसे टेरर फाइनेंसिंग करनी है, ज़रा वो मामलात हैं। ऐसे में सर अगर ये बात की जाए कि लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने वाला था किसी रात की अगर बात करें, तो सर ये आपको लगता है कि ऐसा मामला था? क्योंकि ज़ाहिर है बॉर्डर पर लड़ाई ना इंडिया करना चाहेगा ना शायद पाकिस्तान करना चाहेगा। देखिए, हमेशा याद रखें कि बैटल्स जो नहीं है, बैटल्स आर फॉट बिटवीन डिफरेंट आर्मीज़, ठीक है ना, मगर वॉर्स आर फॉट एंड वॉर्स आर वन when army and nation are together. Wars nation लड़ती हैं, इधर नेशन तैयार बैठी थी, उधर वो आए बैटल लड़ने की कोशिश करें, नेशन वॉर में कन्वर्ट करेगी और फिर वॉर करने दीजिए। हम तो इंतजार कर रहे हैं, आ तो सही ना ज़रा आओ, ज़रा वेपन से जाके आओ, फिर देखते करते क्या है। अब तो छुप के आते हो, छुप के वॉर करते हो, छुप के नहीं, सामने आओ, मैदान में आओ, उसके बाद देखो आपके साथ होता क्या है। और मैं कहता हूँ बच्चा तैयार बैठा हुआ है, आपस में डिफरेंसेस सारे बुला देंगे, आए ज़रा सामने मैदान में, तो वो उनको पता है कि ये अच्छा, वो जो उनके फोर्सेस हैं, आप फोर्सेस की मोटिवेशन लेवल का अंदाज़ा किससे लगाते हैं? दुनिया में एक ही फार्मूला है, वो ये है खुदकुशी रेट। आप इंडिया की खुदकुशी रेट देख लें उस पर, क्योंकि जो उनका सिपाही है जो कि अफ़गानिस्तान में बैठा, जो कि उधर बैठा हुआ है उस पर क्या नाम है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, कश्मीर में जो बैठे हुए हैं, वो अगेंस्ट देयर मोटिवेशन बैठे हुए हैं। उनको भी पता है कि हम ज्यादती कर रहे हैं। वो सर अपनी जॉब से रिजाइन दे देते हैं, वहाँ से वीडियोस आ जाते हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा, उनके रहाइश का इंतजाम सही नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं है। और जब आपका मोटिवेशन लेवल ये होता है, तभी आपको ये चीज़ें, आपको वहाँ अप रहना आपके लिए अज़ाब है। हमारी तो उसके लिए लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, नौकरियाँ छोड़ के जा रहे हैं, ऑलमोस्ट रिवॉर्ड की सिचुएशन है। और ऐसे हमारी जो फौज है वो ज़रा बैटल हार्डन है, हम तैयार हैं, अल्लाह का शुक्र है, बैटल हार्डन है। किस मुल्क की हिस्ट्री है दुनिया में? देखिए, एक मिनट मैं आपको मिसाल दूं, आप देखिए इराक़ में देख लें, आपको अफ़गानिस्तान में देखिए, 36 मुल्क लगा हुआ है इस मुल्क के वो हालात ठीक करने के लिए। आपके मुल्क ने फर्स्ट टाइम दुनिया में एक हिस्ट्री रकम की है, वॉर को जंग भी की। सबसे मुश्किल काम था कि आपने वहाँ पे ऑपरेशन करने, ऑपरेशन से पहले आपने अच्छे बुरे की तमीज़ करनी है, सेग्रीगेट करना है, फिर वहाँ से अच्छों को वहाँ से आपने उठाना है, उनको सेटल करना है, उनको बिठाना है, और फिर करनी है, उस पर ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन के बाद क्लीन अप के बाद फिर इनको वापस जाके सेटल भी करना है। एंड वी हैव डन इट, एग्जैक्टली, हमने एग्जांपल सेट किया। ये किसने किया है मुझे बताएं, किसी मुल्क ने किया होगा हालिया पिछले 20 साल से जहाँ पे इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो रहे हैं, वो देखिए किसी मुल्क ने चीज़ें अचीव की है, हमने की है। रीज़न भी कि ये कौम है, कौम एक है, दुश्मन एक है, तो हम उसे मैसेज भी मेरे यक ज़बान कर देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप, इस टॉपिक पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हो गया ख़त्म, मुलाकात करेंगे कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।